गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन जीएसजी विद संजय सर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, कल के कुछ लेक्चर्स रह गए थे, कल की कुछ चीज़ें रह गई थी। मतलब लास्ट लेक्चर में जो भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, उसमें कुछ वॉइस इश्यूज़ थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसके कारण लेक्चर आधा ही रिकॉर्ड हो पाया था और वो लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो चलिए उस लेक्चर के आगे के जितने भी क्वेश्चन बच गए थे, मतलब 1st टू 3rd ऑफ सितंबर के जितने भी क्वेश्चन्स थे, उनको और डीपली एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। सतीश कुमार सर, जिनको रीअपॉइंट किया गया है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, किसको लेकर? वो सीए और चेयरपर्सन बनाए गए हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, रंजीत पुन्हानी सर को एफएसएआई फसाई का यहाँ पर एफएसएआई मतलब फसाई का यहाँ पर क्या बनाया गया है? रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया गया, नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी एक एआई के लेकर अलग यूनिट बना ली है, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट कहा जाएगा उसको। मतलब अल्टीमेटली एआई के नजरिए से उसको एक अलग ही डिपार्टमेंट बना लिया गया है, जिसके हेड बनाए गए हैं यहाँ पर अमित कपूर सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके थे। उसके अलावा और भी डिटेल में मैं यहाँ पर बात कर चुका था। फिर यहाँ पर मैंने बात करी थी 12वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जो कि 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य न्यू दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर होने वाला है, जिसके में इंडिया की तरफ से फ्लैग बैरियर की तरफ से मतलब झंडे को लेकर नेतृत्व जो करेंगे, उनका नाम है धर्मवीर नयन और प्रीति पाल। तो ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में और भी वेरियस डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में मैं कर चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सितंबर के। नेक्स्ट इसका मस्कट जो है वो विराज है, ठीक है? या यंग एलिफेंट के रूप में, ठीक है? उसके अलावा इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो चुके हैं इस साल 2023, 2024, 2025 में और आने वाले भविष्य में इंडिया जिनको होस्ट करेगा, उन सभी इवेंट्स पर भी मैंने डिस्कशन किया था। दैट आफ्टर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यूडिश नाम की एक रिपोर्ट आई, जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस, जिसमें भारत के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स किस तरीके से बने हैं, बच्चों के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स किस तरीके से बने हैं, उनके ड्रॉप आउट कितने हुए हैं, मतलब वो एक शिक्षा के बाद में मान लीजिए 5वीं पढ़ने के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ने के बाद में वो अपनी शिक्षा से दूर हो जाते हैं या ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उसमें कितना नंबर आया है और उन ड्रॉप आउट्स में भी अगर आप बात करोगे, किस जगह पर एनरोलमेंट बढ़े हैं, कहाँ पर यहाँ देखा जाए तो किस प्रदेश में, भारत के किस राज्य में रिपोर्ट ऐसा किया गया है कि रिकॉर्ड हुए हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब उनका एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है। तो उस राज्य की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल में लास्ट में बात किया था। उसके अलावा नारी, जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन दी वुमेन्स सेफ्टी, जिसमें ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के जितनी मॉडल सिटीज़ हैं, खास करके कोहिमा, ऐज़वाल, गंगटोक, ईटानगर, ये हाई रैंकिंग पर रहे हैं। अगर आप बात कर लीजिए सेफ सिटी के रूप में, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐज़वाल, गंगटोक, ईटानगर एंड मुंबई। और लीस्ट सेफ सिटी में यहाँ पर जो रिपोर्ट में आया है, उसमें ये कहा गया है कि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची जैसे शहर हैं। तो ये रिपोर्ट में अगर बात करी जाए 31 स्टेट में, शहरों में, सॉरी 31 यहाँ पर सिटीज़ में इस रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से डेटा लिया गया है और 12,770 महिलाओं पे इसको यहाँ एक तरीके से डेटा की रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये पूरी डिटेल है, तो सारी डिटेल को आप कल के लेक्चर में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा टेम्पर्ड से रिलेटेड बात करी जाए, भारत में पहला टेम्पर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया गया है, कहाँ पर? नोएडा में, जिसको ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग कॉर्पोरेट्स के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अगर बात कर ली जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड यहाँ पर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पर आदिवानी नाम का एआई पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जितनी भी आदिवासी जनजाति है, जो लैंग्वेज है, जो भाषाएँ हैं, उनको यहाँ पर रिज़र्व किया जा सके, प्रिज़र्व किया जा सके, उनको अल्टीमेटली कंज़र्व किया जा सके और एआई फ्रेंडली बनाया जा सके। इन फ्यूचर अगर किसी तरीके से किसी तरह का प्रशासन करना हो, डिजिटल लिटरेसी लाना हो, तो ये सारे काम किए जा सके। एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सिविक एंगेजमेंट में, कल्चरल प्रिजर्वेशन में, जो कल्चर है वहाँ पे, संस्कृति है, उसको संरक्षित करने में, प्रशासन करने में, गवर्नेंस करने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, भाषाओं का जो अंतर है, उसको कम से कम किया जा सके, उनकी तकलीफें, उनकी जो डिमांड है, उनको सुना जा सके। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेज़ और आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज़, उस पे भी कल डिस्कशन किया था। दैट आफ्टर मैंने यहाँ पर बात करी थी कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के अंदर, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि करंट टाइम में अश्विनी वैष्णव सर के पास में है। किसके पास में है? अश्विनी वैष्णव सर के पास में है। डिजी लॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट जैसी सेवाओं में 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज़ को एनरोल कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे सीधी बात करूँ मैं, तो चाहे वो आपका सर्टिफिकेट बनाना हो, वेलफेयर स्कीम्स जानना हो, बिल पेमेंट करना हो, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो, तो ये सारी सुविधाएँ अब आप डिपार्टमेंट में दौड़ने के बजाय आप ऑनलाइन ही यहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसमें अगर बात करोगे, सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट या इंटीग्रेट करने वाला, सर्विस इंटीग्रेट करने वाला राज्य जो बना है, वो महाराष्ट्र बना है। 254 सर्विसेज़ को यहाँ पर उसने क्या किया है, एनरोल कर दिया है। ठीक है? इस तरीके से दिल्ली, कर्नाटका, असम, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारी बातें करी थी। फिर मैंने यहाँ पर बात किया था आपसे, एजुकेट गर्ल फाउंडेशन एनजीओ इंडिया का पहला रहा है, जिसने इंडिया एशिया का नोबेल, जिसको 2007 में फाउंड किया गया था और फिलीपींस के रूप में यहाँ पर रमन मैग्सेसे, ठीक है, अवार्ड के रूप में जाना जाता है। ये इस बार का रमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया के एनजीओ को प्राप्त हुआ है। आई होप ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, ठीक है? तो ये मैं कल डिटेल में कल की क्लास में या पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बजट के बारे में बताया था। फिर यहाँ पर मैं 13 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहा था, एफडीआई, अरविंद महाराम जी, एफडीआई और एफआईआई के बीच में मैंने डिफरेंसेस बताए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंसेस बताए थे। चलिए, फिर मैंने एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई के बारे में बात किया था।
और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात यहाँ पर किया था। किन-किन क्षेत्रों में, खास करके डिफेंस, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, टेलीकॉम इन सब जगहों पर किस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है भई, सेक्टर में अलग-अलग तरीके से क्या आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सरकार ने कितना उसको यहाँ पर मंजूरी दी है, किस क्षेत्र में कितना बढ़ाया गया है। पिछले यूपीआई मतलब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, उसके अलावा बात किया एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस व्हिच इज़ लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें कितने चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, अदर सेक्टर हो। ये सारे सेक्टर मैंने आपसे कल डिटेल में लास्ट लेक्चर में यहाँ पर बात करी थी। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन्स पे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको फिर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, फिर से मैं डिटेल में आपको चीज़ों को समझाते हुए आगे चलूँगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज़ युद्ध कौशल 3.0, ठीक है? तो कहाँ पर किया गया है? जैसे आपको पता होगा ईस्टर्न हिमालय, हिमालयन ज़ोन में आप बात करते हैं, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है? अब इस भारत के अगर मैप में आप देखें, तो जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये वाला जो यहाँ पर हिमालय पड़ता है, इसको आप ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर ये सिक्किम पड़ता है, सिक्किम जो कि अल्टीमेटली इस तरफ यहाँ पर भूटान देखने को मिलता है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य और उससे सटा हुआ चाइना। उसके बीच में यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भूटान और यहाँ पर ये सिक्किम राज्य देखने को मिलेगा। सिक्किम राज्य से यहाँ पर सटा हुआ यहाँ पर क्या है भाई, डोकलाम ऐसा रीजन है, डोकलाम, ठीक है? एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कर्मिशेस देखने को मिले। 2000 में 2020 में 19 में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्कर्मिशेस देखने को मिलते हैं, छुट-पुट यहाँ पर एक तरीके से संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें भारत की तरफ से अगर बात करी जाए, तो इसको चाइना को अपोज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर धीरे-धीरे जो चाइना की एक स्ट्रैटेजी रही है सलामी स्लाइसिंग की। सलामी स्लाइसिंग होता क्या है? चाइना की बहुत समय से एक ऐसी बॉर्डर पर रणनीति रही है कि थोड़ी-थोड़ी जगह पर घेरते हुए, क्योंकि ये जो डिमार्केशन इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर्स का हुआ है, उसको चाइना कहीं-कहीं बहुत पोरस है और उसको चाइना कभी-कभी मानता भी नहीं है, ठीक है ना? जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है? मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से यहाँ पर बात करोगे तो ये आपको ईस्टर्न हिमालय दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मिडल हिमालय दिखाई देगा और जम्मू एंड कश्मीर, उससे लगा हुआ आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ तक आपको जो है ट्रांस हिमालय दिखाई देता है, क्लियर है? तो ये जो एक्सरसाइज़ की गई है, एक्सरसाइज़ जो कंडक्ट करी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, एक्सरसाइज़ युद्ध अभ्यास 3.0, वो ईस्टर्न हिमालय में रीजन में करी गई है और अल्टीमेटली यहाँ पर फ़ोकस किया गया है एलओसी के रीजन में, एलएसी सॉरी, एलएसी के रीजन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलती है, जो कि स्पेशली आपको लद्दाख के रीजन में और आपको अरुणाचल प्रदेश के रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है। इसमें एक्चुअली अगर बात करोगे तो कहाँ पे स्पेशली कहाँ पर किया गया है, खामेंग सेक्टर में यहाँ पर आपको देखने को मिली, खामेंग सेक्टर इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो डोकलाम जो हुआ था, वो हुआ था आपका 2020 में, 15/6/2020 में हुआ था डोकलाम। और इसके बाद अगर बात करी जाए तो इस बार की जो चीज़ यूज़ करी गई है, आर्चरी प्लाटून को यूज़ किया गया है। ये एक प्रकार से इन्फेंट्री ड्रोन की प्लाटून है और यहाँ पर एआई प्रिसिशन वेपनरीज़ इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है, टैक्टिक्स ट्रेनिंग्स का यूज़ किया गया है, ताकि माउंटेन वॉरफेयर्स को यहाँ पर अच्छे से टैकल किया जा सके। माउंटेन में होने वाली लड़ाइयों को यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस लिया जा सके। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए गए हैं, जैसे कि प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो गए। फिर बात करूँ मैं, इंटीग्रेटेड डिफेंस इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन यहाँ पर किया गया है। कहने का मतलब लोकली डेवलप किया गया है सर्विलांस को, मोबिलिटीज़ को, कम्युनिकेशन सिस्टम को बात करने, क्योंकि पहाड़ों में ऑब्वियस सी बात है मोबाइल सिग्नल टावरिंग ये सब तो होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लोकल मोबिलिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया होगा। मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए वेपनरीज़ को डेवलप किया गया। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत के विज़न को देखा गया। उसके अलावा इस डिकेड को, इस दशक को डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी घोषित किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन भी घोषित किया गया है। वैसे अगर बात करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस साल को 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म भी डिक्लेयर किया हुआ है पहले से ही। ये मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें पूछी जाएँ, तो हमको पता हो। अचूक यहाँ पर बात करी जाए तो किसने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे, इंडियन आर्मी आईटीबीपी जॉइंट ड्रिल अचूक प्रहार ने यहाँ पर कोलैबोरेट देखने को आपको मिलेगा। एआई ड्रोन्स, आर्चिनी प्लाटून, अचूक प्रहार, आईटीबीपी कहाँ पर किया गया है आपका, स्पेशली अगर बात करोगे तो खामेंग सेक्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कर रहा है, 29th बीएफडब्ल्यू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चैंपियनशिप हुई। कहाँ पर हुई? 25 से 31 अगस्त के बीच में अरीना फ्रांस में यहाँ पर ये देखने को मिली, जिसमें 53 देशों में से 383 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें बात करोगे 2011 से लेके इंडिया अभी तक बैडमिंटन में हमेशा पदक जीता हुआ आया है। इसमें अगर बात करी जाए तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत के लिए यहाँ पर डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ पर हुआ? पहली बात हमको ये पता होना चाहिए, सर पेरिस में हुआ है। ठीक है? तो ये सारी डिटेल हमको पता चल गई। फिर यहाँ पर बात करूँ 2011 से ऐसी लेगेसी रही है कि भैया पीवी सिंधु मैम ने 5 मेडल तक भी जीते हुए हैं। 2011 से हमारी ऐसी लेगेसी रही है कि हम लगातार मेडल्स को जीते हुए आए हैं। इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको अ, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम भी देखने को मिलेगा। इंडिया की तरफ से डबल्स में यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, नेक्स्ट तो एडिडास वेन्यू ऑफ द पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। पार्टिसिपेट कंट्रीज यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर खिलाड़ियों के भी नाम लिखे हुए हैं। मेन सिंगल में बात करोगे तो शी यिक चाइना के और डबल्स में बात करोगे तो ब्रॉन्ज जीता इंडिया की तरफ से सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। पता होना चाहिए हमको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। आईसीसी ने अगर बात करोगे तो 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो इस बार आईसीसी में हुए हैं। सबसे पहला, लेटेस्ट इस साल का आईसीसी वर्ल्ड कप का कहने का मतलब 50 ओवर्स और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो होने वाला है वेल्स इंग्लैंड में। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट का 2025 का, वो होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में, पहली चीज।
दूसरी चीज़, इस बार इनकी जो प्राइज़ मनी है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है, जो कि जेंडर इक्वालिटी को फ़ोकस करता है। ये अगले क्वेश्चन में आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, इसको प्रमोट करने के लिए आईसीसी ने यहाँ पर गूगल के साथ में पार्टनरशिप की है, एनहांस द फैन एंगेजमेंट, ताकि वुमेन्स क्रिकेट को भी यहाँ पर क्या किया जा सके, एंगेजमेंट मिले, उसको भी यहाँ पर बढ़ोतरी दी जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो गूगल के साथ में यहाँ पर क्या हुआ है, टाई अप हुआ है। तो यहाँ पर आप जय शाह को देख सकते हैं, जो कि इस समय करंट आईसीसी चेयरपर्सन है। करंट आईसीसी चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अगली अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो बीसीसीआई और आईसीसी में अगर बात करोगे, सबसे बड़ा आईसीसी में मॉनेटरी बेनिफिट देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, अगर बात करोगे तो वो आपको बीसीसीआई देखने को मिलता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है? और उसके चेयरपर्सन यहाँ पर आपको जय शाह देखने को मिल रहा है। लेटेस्टली इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी। करंटली एक और न्यूज़ बीसीसीआई से थी, ज़रा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन करते हुए। तो जब हम बीसीसीआई की यहाँ पर बात करते हैं, इसको 1928 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर करंटली वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? और फुल टाइम मेंबर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, बीसीसीआई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने देखने को मिलती है। करंटली इसमें यहाँ पर एडिशनल चार्ज के रूप में या टेम्परेरी रूप में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो गूगल इस तरीके से किस प्रकार से यहाँ पर हेल्प करेगा? गूगल करेगा गूगल एंड्रॉइड डिवाइस के साथ में, गूगल जेमिनी के साथ में और गूगल पे के साथ में, पिक्सेल फ़ोन्स के साथ में इनको प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा? इस बार के जो इवेंट 2025 के इंडिया और श्रीलंका में होने वाले हैं, वो कौन-सा इवेंट है सर? 50-50 यहाँ पर वर्ल्ड कप आईसीसी वुमेन्स का, उसके साथ में वेल्स और इंग्लैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का 2026 में होगा, ठीक है? तो ये सारी डिटेल हम लोग जान चुके हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कौन-कौन है यहाँ पर? पहला तो ऑब्वियस सी बात है सर, वुमेन पार्टनर ओनली यूनिलीवर फर्स्ट है, उसके बाद यहाँ पर गूगल को बनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये कल मैं डिस्कस कर चुका था, फिर से आपके सामने यहाँ पर चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मतलब नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन उसका वॉइस ठीक नहीं था, फिर उसको अपलोड नहीं किया गया, टेक्निकल इश्यूज़ थे उसमें कुछ बहुत सारे। तो चलिए फिर से इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। 19th एडिशन, 19वाँ एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको किस चीज़ का? 19वाँ एडिशन देखने को मिल रहा है आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स का, विश्व शांति इंडेक्स सूचकांक का, जो कि पेश किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि एशिया से सिंगापुर 6th प्लेस पे है, ठीक है? और एशिया से इंडिया जो है 115th प्लेस पे है, 115वें स्थान पर है, जो कि पहले से कुछ यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले 2024 में हम 116वें स्थान पर थे और 2023 में हम 126वें स्थान पर थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? ये डिटेल में सारी बातें हो गई। 163 कंट्रीज़ में 115वें स्थान पर भारत, 19वें संस्करण, जो कि किसका है भाई? विश्व शांति सूचकांक, जिसको हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, जिसको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फर्स्ट प्लेस पे आप बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, आइसलैंड, आयरलैंड सेकंड पोजीशन पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया तीसरे और चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर आपको स्विट्जरलैंड, 6th पे यहाँ पर सिंगापुर देखने को मिलेगा और फर्स्ट फ्रॉम दी एशिया देखने को मिलेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ आपके सामने। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इन इंडेक्सेस के बारे में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है? जिसमें अगर भारत की बात करोगे तो 10वें स्थान पर भारत रहा है, 10th प्लेस पे भारत रहा है और इसको पब्लिश किया जाता है, जर्मन वॉचडॉग है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। दूसरा यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जिसको पोस्ट किया जाता है यहाँ पे क्यूएस के द्वारा, जिसमें इंडिया का स्थान 25वां है, 25th स्थान है। नेक्स्ट हैंडले पासपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साल में 2 बार आता है। 85th प्लेस है 2025 में इंडिया का, 85th प्लेस में है इंडिया का। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि इन सब में फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है। मैंने यहाँ पर आपको भारत का स्थान, इंडिया का स्थान तो बता रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है भाई फर्स्ट कौन है इन सब इंडेक्स में। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट को पेश करने वाला जो संस्थान है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित, जिसको हम लोग यहाँ पर आईएटा बोल देते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहाँ पर मैं बात करूँ, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसमें बात करें सबसे इंडिया में सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में यहाँ पर दिल्ली का स्थान है। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया विथ, अगर बात करोगे यहाँ पर पीएम टू पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पीएम मैटर जिसको हम लोग 2.5 बोल देते हैं, जो कि आपको गाड़ियों में और स्टबल बर्निंग में, इवन दो पॉल्यूशन में आपको देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन में आपको बड़े-बड़े पार्टिकल, और ये पार्टिकल हमारे लंग्स में, ब्रोंकस में जाके काफ़ी हद तक बहुत हार्म पेश करते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करी जाए, विश्व आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो उसमें इंडिया 14th प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा, 14वें स्थान पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि पेश किया जाता है, जिसको कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। भारत का स्थान 14th है और यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये 2024 की रैंकिंग आ जाएगी, क्योंकि अभी ये रैंकिंग्स और भी आएँगी, तो ये रैंकिंग 2025 की है, ठीक है? 2024 की रैंकिंग है। उसके अलावा बात करोगे नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको विपो के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें इंडिया 39th पोजीशन पे है आउट ऑफ 133 कंट्रीज, मतलब 29वें स्थान पर है, किसमें से 133 विश्व की यहाँ पर कंट्रीज में। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया का स्थान कितना है भाई? 105वां, 105 स्थान है, किसमें?
127 देशों में, 127 देशों में। उसके अलावा बात कर लीजिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, जो कि जिसमें अगर बात कर लीजिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में बात कर लीजिए, इंडिया का स्थान आपको देखने को मिलेगा कितना भाई? इंडिया का स्थान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 39th प्लेस पे आपको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए वर्ल्ड पीस इंडेक्स, जो कि अभी रिसेंटली आया है, जिसमें अभी हम हो गए हैं 115 पे, लेकिन पिछले साल थे 116 पे, ठीक है? वैसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम 162nd प्लेस पे हैं, जिसको पेश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पेश किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे जैसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग 46th प्लेस पे हैं, ग्लोबल पावर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे आपके हैं इंडेक्सेस। ये मेजर मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कशन किए, कुछ-कुछ यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कशन किए। चलिए अगली चीज़ों पे चलते हैं, अगली चीज़ों पे यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली इंडिकेटर्स आपके टोटल 23 हैं, 3 डोमेन हैं पीस इंडेक्स में। सोसाइटल सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है? मिलिटरिज्म, ठीक है? चलिए अगली बात करते हैं। तो मिलिटराइजेशन कितना कितना है भाई? सिंगापुर 6th प्लेस पे है, फर्स्ट पे एशिया में आया है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज़ है, वहाँ पर एथनिक हार्मनी है, लो क्राइम देखने को मिलता है, 115वें स्थान पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। सिंगापुर, जापान, मलेशिया, भूटान, मंगोलिया, ये इंडिया से 5th टॉप एशिया के स्टेट्स हैं। टॉप पे बात कर लीजिए एशिया सॉरी आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। तो ये मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो कि 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक मनाया जाता है, कब से? 1982 से, जिसकी थीम इस बार की है राइट ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। तो इसके बारे में अगर बात कर लें, इसमें मैं आपसे बात करूंगा पोषण को लेकर, पीएम पोषण अभियान को लेकर। उसके अलावा मैं बात करूंगा आईसीडीएस के बारे में, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्पेशली हम बात कर रहे होते हैं किसके बारे में? मदर मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ठीक है? और इन्फेंट्स और 6 साल तक के बच्चे को किस प्रकार से न्यूट्रिशन, मदर को जो कि मिल्क फीड करवाते हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया के अभी की डेट में इंडिया जो है माल न्यूट्रिशन के चैलेंज से अभी की डेट में क्या कर रहा है? जूझ रहा है। माल न्यूट्रिशन, कैसा माल न्यूट्रिशन? इंडिया में आज 30% ऐसे बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं स्टंटिंग से। स्टंटिंग का कहने का मतलब क्या है? उनका एक प्रकार से कुपोषण आपको देखने को मिलता है, ठीक है? हाई एनीमिया, एनीमिया मतलब जो ब्लड सेल्स हैं उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, खास करके आपकी बच्चियों में, महिलाओं में, ठीक है? छोटी बच्चियों में आपको देखने को मिलता है। फिर बात कर ली जाए यहाँ पर लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़, जैसे कि आपका डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है राइट नाउ। ओबेसिटी भी है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, प्रोडक्टिविटी हो, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ से हमको प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई स्कूल्स के लेवल पर हेल्दी टिफिन डेज़ बनाए जाएँ, क्विज़ किया जाए, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स किए जाएँ, एसे राइटिंग करी जाए स्कूल्स के लेवल पर। उसके अलावा कम्युनिटी आउटरीच किया जाए, कम्युनिटी के साथ में इसको जोड़ा जाए। हेल्दी फूड के बारे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को यहाँ पर क्या किया जाए? फ्लरिश किया जाए, फैलाया जाए। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ पर आप बात कर रहे हो पोषण अभियान, मिड डे मील या आईसीडीएस। जब हम पोषण अभियान की बात कर रहे हैं, तो पोषण अभियान क्या है? ये टारगेट करता है, ये पोषण अभियान जो है वो टारगेट करता है किसको? अंडर न्यूट्रिशन को और एनीमिया को रिड्यूस करने पर। किसके थ्रू? मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, जिसमें अलग-अलग अप्रोच है। अब उस अप्रोच में बात कर ली जाए तो बच्चों को यहाँ पर फूड प्रोवाइड होना, महिला जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट है, उनमें यहाँ पर जैसे ही प्रेगनेंसी डेवलप होती है, उनको आयरन की टैबलेट्स देना, कैल्शियम की टैबलेट्स देना, ठीक है? इस तरह की टैबलेट्स देना, पोषण अभियान। उसके अलावा पीएम पोषण अभियान मिड डे मील जो पहले चलती थी, उसमें प्रोवाइड करना हॉट एंड न्यूट्रिटिव मील, मतलब गरम खाना उनको मिले, न्यूट्रिशन से भरा हुआ मील मिले। अब इसमें बात करोगे तो 11 करोड़ स्कूल चिल्ड्रंस को ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। टारगेट करना चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, फैमिलीज़ को, इवन एल्डरलीज़ को, लाइफ़स्टाइल की डिजीज़ेज़ जितनी भी हो जाती हैं, ठीक है? उनको प्रिवेंट करना। की रिकमेंडेशन, इवन दो डब्ल्यूएचओ से बहुत सारी की रिकमेंडेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लीजिए कि 400 ग्राम अप्रॉक्सिमेटली 400 ग्राम हमारे फ्रूट, हमारे डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है। होल ग्रेन फ्रूट हमको खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, पल्सेस खानी चाहिए, ताकि हमको प्रोटीन मिले। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोटीन होता है ना, वो धीरे-धीरे न्यूक्लिक एसिड में टूटता है। अब न्यूक्लिक एसिड अल्टीमेटली इसको हम लोग अमाइनो एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है? अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड या ये न्यूक्लिक बेस होते हैं, ये हमारे डीएनए फॉर्म करते हैं, ये हमारे डीएनए बनाते हैं। और एक बात समझ लेना, अगर डीएनए डेवलप होगा, डीएनए बनेगा, तो नई सेल्स बनेंगी, नई सेल्स बनेंगी, नई मसल्स बनेंगी, नई मसल्स बनेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ग्रोथ देखने को मिलती है। इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी अ, जिम लवर्स होते हैं या जो जिम जाते हैं, जो अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन को प्रेफर करते हैं, और करना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर द एज ऑफ 30 एंड 40 यूजुअली देखा जाता है, खास करके महिलाओं में प्रोटीन डिफिशिएंसी और पुरुषों में भी प्रोटीन डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो इंडिया में अगर बात कर लीजिए, जो स्पेशल डाइट है, इवन दो वेजिटेरियन हो या आपका नॉन वेजिटेरियन में थोड़ा-सा उनको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी अधिक मिल जाती है। बट वेजिटेरियन में आपको कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पे बात कर लीजिए, राइस है और हम जो व्हीट खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कैलोरी कंज़्यूम करता है, ज़्यादा कैलोरी होती है, और यहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसलिए प्रोटीन की डिफिशिएंसी इंडिया के मील में आपको स्पेशली देखने को मिलती है। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। ईट राइट फॉर द बेटर लाइफ, ये डिटेल में हम लोगों ने बात करी। 30 और एनीमिया को मिटिगेट करने का टारगेट भी है इंडिया का। वो कौन-सा टारगेट है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है? कब तक एनीमिया को हमको यहाँ पर मिटिगेट करना है। और जब हम एसडीजीज़ की बात कर लें, तो एसडीजी 2 जो है, वो ज़ीरो हंगर की बात करता है, सपोर्ट करता है इंटरनेशनल यहाँ पर न्यूट्रिशन को। गवर्नमेंट की खास करके बात कर लीजिए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात कर लें या फिर वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की बात कर लें, अलग-अलग स्कीम्स चल रही हैं। हेल्थ में स्पेशली बात करें, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन और निक्षय पोषण टीबी के लिए, और माँ प्रोग्राम भी यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए चलाया जाता है। तो चलिए इसमें डिटेल में बात करते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे।
इवन दो आप यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए मातृत्व वंदना योजना भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अलग-अलग स्कीम्स हैं, इसमें ज़रा बात कर लेते हैं डिटेल में हम लोग, ठीक है? अब इन स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्कीम्स यहाँ पर सबसे पहली मिनिस्ट्री कौन-सी है? सबसे पहली मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसकी तरफ से यहाँ पर जो एक रिमार्केबल भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ा यहाँ पर हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत पीएम जय योजना कह रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी कवरेज पुअर को प्रोवाइड किया जाता है। अब सेकेंडरी एंड टर्शियरी कवरेज का मतलब क्या है? देखो, जो भी हम यहाँ पर बजट बनाते हैं अपने मंथली का या ईयरली का, ऑब्वियस सी बात है हम उसमें सडन जो कैलेमिटीज़ या सडन चीज़ें आती हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। अभी कोई घर में बीमार पड़ जाए, किसी प्रकार से कोई ऐसी डिज़ीज़ निकल आए तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले से सिक्योर करके नहीं चल रहे होते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखने को ये मिलता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। मतलब जितना आपने बजट बनाया होगा, उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। उस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए वो जो अतिरिक्त आपका धन जो जहाँ पे लगना था, शिक्षा में लगना था, भोजन में लगना था, ठीक है? अलग-अलग इन्वेस्टमेंट में लगना था, अगर करते हैं लोग, बट वो वहाँ पे नहीं हो पाता है सरकार के द्वारा या सॉरी जनता के द्वारा। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पर क्या लाया गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को यहाँ पर लाया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? चलिए, 2014 में आई नहीं थी, 2023-24 में इसमें 7,000 करोड़ रुपए रखे गए, 2025-26 में इसको बढ़ाकर 8,000 प्लस करोड़ रुपए कर दिए गए। इसके अंतर्गत 10 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पर अभी तक जोड़ा जा चुका है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डिजिटाइज़ करना हेल्थ रिकॉर्ड को, इसीलिए आपने देखा होगा एक आभा ऐप बन जाती है, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत हेल्थ यहाँ पर, ठीक है, कार्ड बोल दीजिए, हेल्थ अभियान बोल दीजिए, इस तरीके से इसको शुरू किया गया है, ताकि सभी हॉस्पिटल्स को आधार के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इस तरीके से एक जगह पे जोड़ा जा सके। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आप कहीं पे इलाज कराते हैं, एक डॉक्टर से इलाज कराते हैं, दूसरे डॉक्टर से इलाज कराते हैं, कल को ऑनलाइन आप अपनी रिपोर्ट्स को यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि एक मेडिकल रिकॉर्ड रखने में इन फ्यूचर आपको जो है हेल्प मिल सकते हैं। दस्तावेज़ जो है वो आप डिजिटली इसमें अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एनएचएम, जिसको हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन के रूप में जानते हैं, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल, मैटरनल मतलब मदर, नियोनेटल मतलब नवजात, चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ, इस पे फोकस किया जाना, ताकि जो भारत के अंदर पहले जो शिशु मृत्यु दर थी, जिसको हम लोग यहाँ पर नियोनेटल यहाँ पर या मोर्टालिटी रेट कह देते थे, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और मदर मोर्टालिटी रेट बोलते थे। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, उसको यहाँ पर कम करना, इसका मेन फोकस ये है। क्योंकि इंडिया में आज भी काफ़ी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो डिलीवरी होती है, वो गाँव के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर होती है। अनहाइजीनिक तरीके से होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है इवन मदर को और इवन न्यूबॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को भी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए सरकारों तक, हॉस्पिटल्स तक जनता आए, लोग आएँ, इसको लेकर यहाँ पर फोकस किया। 2014 में इसके बाद का लोग 20,000 करोड़ रुपए, 24-25 में 37,000 करोड़ रुपए और 2025 और 26 में यहाँ पर अगर बात करोगे तो 37,227 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए अलॉट किए गए हैं। ठीक है? तो ये डिटेल है आपके सामने। उसके अलावा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 में फोकस किया जा रहा है टीबी को एंड करने के लिए। ठीक है? टीबी मुक्त भारत। 2014 में 2,000 करोड़ रुपए और 2023 24-25 में इसके लिए 3,000 प्लस करोड़ रुपए क्या किए गए हैं? अलॉट किए गए हैं। इसीलिए आप देखते होंगे इंडिया में ई-सिगरेट्स को बैन कर दिया गया है और अभी जो जीएसटी से रिलेटेड आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें जीएसटी 2.0 यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, रिफॉर्म लाया गया है और इसमें सिगरेट और सिन गुड्स जितने भी होते हैं, लग्ज़री गुड्स और सिन गुड्स, इन पे यहाँ पर 40% का कैप रखा गया है, 40% का यहाँ पर क्या लगाया गया है, टैक्स जीएसटी का लगाया गया है। माँ स्कीम मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, इन्फेंट्स को प्रमोट करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ताकि 6 महीने 1 साल तक बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग भी यहाँ पर पहले तो 6 महीने कंटीन्यूअस रखी जाए, उसके अलावा फिर जब फूड भी दिया जाता है कंटिन्यू यहाँ पर आप उसको थोड़ा-थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग पे रख सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क निकलता है उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बेबी के लिए, नवजात शिशु के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली बात निक्षय पोषण योजना, कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसको, ठीक है? निक्षय पोषण योजना ये टीबी पेशेंट्स के लिए है, 2018 में लॉन्च की गई थी। इसको यहाँ पर ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 उन टीबी पेशेंट्स को दिया जाता है, ताकि वो यहाँ पर क्या कर सकें, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ये पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि 2018 में शुरू किया गया था ₹500, अभी उसको 2024 में ₹1,000 पर मंथ कर दिया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 1.16 करोड़ पेशेंट्स इसको सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ से। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, तो क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर बात कर ली जाए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत, तो पोषण अभियान, पोषण का फुल फॉर्म यहाँ देखोगे, प्राइम मिनिस्टर आउटरीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2.0 के रूप में शुरू किया है। इसमें माल न्यूट्रिशन को टारगेट करना, ताकि बच्चों में माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए, कुपोषण को कम किया जा सके, स्टंटिंग शंटिंग को कम किया जा सके, एनीमिया को कम किया जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पर एनीमिया को कम करने के लिए खास करके अभियान चलाया जा रहा है और 2047 तक हमको उन्मूलन करना है, मतलब मिटिगेट करना है, एलिमिनेट करना है किसको? भारत से एलिमिनेट करना है हमको किसको? यहाँ पे एनीमिया को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सारी बातें समझ में आई आपको? चलिए। इसमें 2024-25 में 19,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। 2025-26 में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करोगे तो पोषण अभियान, पीएम पोषण अभियान मिड डे मील से रिलेटेड है। नेशनल स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, जिसके तहत 11 करोड़ स्कूल गोइंग चाइल्ड्स को यहाँ पर इससे जोड़ा गया है और इम्प्रूव करना है स्कूल के न्यूट्रिशन में और क्वालिटी मील्स उनको प्रोवाइड कराना। इसके अलावा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सप्लीमेंट्री, जिसमें तो देखते होंगे आप लोग कि आपका आशा बहुए, ठीक है? उनको ऐड किया गया है, ताकि बच्चों को, इवन महिलाओं को भी यहाँ पर जो है सपोर्ट किया जा सके और जब
प्रेग्नेंट लेडीज़ हो जाती हैं, तो हॉस्पिटल्स में उनके देखभाल करी जा सके, उनको जो भी न्यूट्रिशंस की दवा की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड किया जा सके। आफ्टर डिलीवरी जच्चा-बच्चा दोनों सही रहें, मतलब न्यूबॉर्न बेबी, इन्फैंट, ठीक है? और मदर दोनों सही रहें और 6 साल तक उनको क्या मिल सके, पैरेंट और लैक्टेटिंग मदर को यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। स्कीम के तहत 23,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर बजट बनाया गया है। ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति वुमेन्स को एम्पावरमेंट के लिए जैसे वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अंतर्गत। ठीक है? फिर मिशन वात्सल्य और चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस और प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लैक्टेटिंग वुमेन्स को अगर फर्स्ट गर्ल यहाँ पर होती है, तो मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड किया पैसा प्रोवाइड किया जाता है उनके अकाउंट में। तो कितना है वो अमाउंट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है? तो चलिए भाई ये सारी बातें ये एक साथ मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? रिसेंटली एक रेयर ड्रैगन फ्लाई को देखा गया है, कहाँ पर देखा गया है? वेस्टर्न घाट के अंदर। वेस्टर्न घाट एक्चुअली बात कर लो तो इंडिया का जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? कि इधर आपका अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है? बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरे होने के कारण इसको हम लोग प्रायद्वीप या यहाँ पर हम इसको पेनिनसुला बोल देते हैं इंडिया को। अब इस पेनिनसुला में वेस्टर्न साइड जो है यहाँ पर भी आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी और ईस्टर्न साइड है यहाँ पर भी आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, जो पश्चिमी माउंटेन रेंज है यहाँ पर, वो थोड़ी-सी हाइट में ज़्यादा है। उसके अलावा जो ईस्टर्न माउंटेन रेंज है उसकी हाइट कम है बट विड्थ ज़्यादा है, उसकी चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है बट उसकी ऊँचाई आपको कम देखने को मिलती है। क्लियर है? इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पर सिर्फ नर्मदा ऐसी रिवर है जो इस तरफ ऐसा नहीं है सिर्फ नर्मदा है, मतलब बड़े रूप में नर्मदा है। ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी रिवर्स चाहे आप बात कर लीजिए गंगा हो या प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लीजिए, चाहे महानदी हो, ठीक है? गोदावरी हो और अदर कावेरी हो, कृष्णा हो, ये सारी रिवर्स आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हुई नज़र आएँगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिया। तो इसमें यहाँ पर एक रेयर तमिलनाडु और केरला के माउंटेन्स में अप्रॉक्सिमेटली 550 मीटर की हाइट पर जाने पर एक डाइवर्सिटी डॉक्यूमेंट करी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा जैव विविधता डॉक्यूमेंट करी गई है, लिखा गया है इसमें एक रेयर टाइप का ड्रैगन फ्लाई देखने को मिला। इसकी रीडिस्कवरी इसका नाम है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। एरिथ्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका रेड कलर है। एरिथ्रिया इसलिए बोला गया इसको क्योंकि इसका रेड कलर है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है? शोला फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? शोला फॉरेस्ट के अंदर आपको ग्रासलैंड के साथ में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बात करी जाए आइस एज के माइग्रेशन को दिखा रहा है क्योंकि आज से नहीं, आज से बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। पेलियो बायोडायवर्सिटी क्या है? इंसान के अस्तित्व में आने के बाद की यहाँ पर बात कर लीजिए, उसके पहले किस तरीके से यहाँ पर हमारी बायोडायवर्सिटी थी, जैव विविधता थी, उसके बारे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो आज से 11,700 साल पहले के यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। तो इसमें आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक होती है, उसको आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी में टर्मिनोलॉजीज़ उसको देखी जाए, तो उसमें एपॉक, पीरियड इन सारी चीज़ों पे बात करी जाती है। ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, डिटेल में हम लोग जब यूपीएससी रिलेटेड या एसएससी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, तब उसपे हम लोग ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? इसमें पूरी अर्थ की टाइम स्केल को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। स्पेशली आप देखोगे तो आपको हेडिन देखने को मिलेगा, उसके अलावा आप फिर अलग-अलग एपॉक देखने को मिलेंगे, इयॉन देखने को मिलेंगे, युग जिसको हिंदी में युग कहा जाता है, ठीक? चाहे हेडन है, आर्कियन है, प्रोटेरोज़ोइक है, फेनरोज़ोइक है, इस तरीके से प्रीकैम्ब्रियन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कार्बोनिफेरस एंड ऑल, ठीक है? जुरासिक पीरियड, ठीक? इस तरीके से अलग-अलग आपको पीरियड सीनोज़ोइक पीरियड, प्लेइस्टोसीन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 15वें 15वें 15th भारत-जापान का शिखर शीर्ष यहाँ पर सम्मेलन हुआ। मतलब 15th 15 इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए थे। उस जापान की यात्रा में बात करी जाए तो शिगेरू इशिबा थे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अटेंड किया। उसके अलावा बात करोगे यहाँ पर तो जापान की यात्रा के बाद में भारत जो चाइना मतलब प्रधानमंत्री जो है, पहले भारत से जापान गए। जापान में 1 दिवसीय, 2 दिवसीय यहाँ पर 15वें इंडिया के इंडिया जापान एनुअल समिट को अटेंड किया। उसके बाद वो एससीओ चले जाते हैं, जहाँ पर 25वीं मीटिंग हुई है, 25th एससीओ की मीटिंग हुई है। ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। इस 15वें इंडिया जापान एनुअल समिट में शिगेरो इशिबा ने 10 साल की कॉम्प्रिहेंसिव विज़न रखा है कि हम भारत के साथ में अलग-अलग सेक्टर में एक साथ मिलके काम करेंगे। जैसे कि बात कर ली जाए, तो वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं? वो हैं आपके डिफेंस, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, मिनरल स्पेस, इन सारी चीज़ों में हम काम करेंगे और इसको लेकर हम भारत में 10 ट्रिलियन रुपीज़ को भी यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है या फिर इसको बोला एक तरीके से एमओयू साइन किया है इंडिया और जापान के बीच में, जिसमें 10 ट्रिलियन एप्रोक्सिमेटली बात कर लो यूएस डॉलर में, तो ये हो जाता है आपका 120 बिलियन यूएस डॉलर, 120 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया में क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग-अलग क्षेत्र में फोकस किया गया है, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में। डिफेंस के क्षेत्र में यहाँ पर फोकस किया गया है, खास करके आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, तो जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, एआई के लिए, आर-एन-डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मल्टी सर्विसेज ड्रिल, अलग-अलग सर्विसेज की ड्रिल्स होंगी यहाँ पे, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आपके एयरफोर्स हो। तो आपको ड्रिल्स के बारे में अगर पता होगा, तो एक मल्टीलैटरल ड्रिल हम लोग एक साथ करते हैं, जिसमें मालाबार है, जिसको क्वाड एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया भी होता है। कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया भी होता है। ठीक है ना? उसके अलावा अगर अपन बात कर लें, तो जेमेक्स देखने को मिलता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है? थर्मा गार्डियन इंडियन आर्मी और जापानीज़ आर्मी के बीच में देखने को मिलती है। फिर ट्राइलेटरल अदर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में बात करें तो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो ऑब्वियस सी बात है अनाउंस किए गए हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे और वो स्पेशली जो है किस चीज़ को फोकस रखते हुए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस रखते हुए यहाँ पर फोकस किया जाएगा। अब इसमें लॉन्च किया जाएगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2025 में लॉन्च किया जाएगा जिसमें हम सेमीकंडक्टर को
उसके लिए सप्लाई चेन मजबूत करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, फार्मा के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए। इंडिया और जापान दोनों आपस में मिलके एक-दूसरे के साथ में जो स्टार्टअप्स हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उस पे यहाँ पर फोकस करेंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में और अगर मैं बात करूँ, तो डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 शुरू की गई है। एआई इनिशिएटिव, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ में अगर आप बात करोगे तो 5G और 4G टेक्नोलॉजीज़ में भी हम आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएँगे। चाहे एनईसी और रिलायंस जियो का कोलैबोरेशन हुआ है किसके लिए? 5G के लिए, ठीक है? क्लीन एनर्जी की यहाँ पर बात करी जाए, हाइड्रोजन और अमोनिया से रिलेटेड दोनों ने डिक्लेयर किया है कि क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया हम बनाएँगे। अमोनिया का फायरिंग प्लांट मुद्रा प्लांट में प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया है। उसी के साथ-साथ में जापान ग्रीन इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर और इंडिया के जो टारगेट है 2070 तक 2070 तक कि हम क्या हो जाएँ यहाँ पे नेट ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएँ, पहली चीज़। उसके अलावा बायोगैस और बायोफ्यूल में भी हम यहाँ पर रिसर्च करेंगे। मिनरल्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं हमारे 17 होते हैं, ठीक है? उसकी स्टॉक पाइलिंग, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स खास करके आपका लिथियम हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया। उसके अलावा बात करूँ, स्पेस में भी यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाएगा। स्पेस में भी यहाँ पर आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, खास करके इसरो और जक्सा का। जक्सा कहाँ की है भई? स्पेस एजेंसी जापान की है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। खास करके चंद्रयान 5 के लिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि भविष्य में हम चंद्रयान 5 पर फोकस करते हुए नज़र आएँगे। अगली बात कर लेते हैं, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज़ को एक्सचेंज किया जाएगा। इंडिया और जापान आपस में मिलके प्लान कर रहे हैं कि हम 5 सालों में 5 लाख ह्यूमन रिसोर्सेज़ को स्किल्ड प्रोफेशनल्स यहाँ पर जाएँगे। खास करके 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल जापान जाएँगे और वहाँ से आईटी, इंजीनियरिंग, एआई और हेल्थ केयर के यहाँ पर चीज़ों को सीख कर आएँगे और इंडिया में यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी पे बात करी जाए तो एक डॉल यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, दरूमा डॉल, जो कि किसको दिया है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया है। किसने भाई? जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर एज़ अ गुड जेस्चर ऑफ सिंबल ऑफ रेसिलियंस एंड गुड फॉर्च्यून। शुभ भविष्य के लिए यहाँ पर बात करी जाए। ठीक है? उसके अलावा हम बात कर लें यहाँ पर तो इंडिया जापान पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे क्वाड्स हो गया, एफओआईपी हो गया। एफओआईपी अल्टीमेटली यहाँ पर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, एशियान कंट्रीज़ का कोऑपरेशन है। और अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करें तो जापान में 8वीं विज़िट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ठीक है? और 7 साल में पहली बार फर्स्ट टाइम चाइना जाने वाले हैं आफ्टर द गलवान इंसिडेंट। और जापान कितना प्लेज किया है भाई, कितना यहाँ पर क्या करेगा, पैसा लगाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में कर ली। एससीओ समिट के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा, ठीक है? एससीओ समिट के बारे में भी। तो ये डिटेल है, आप इसको इत्मीनान से पॉज़ करके देख सकते हैं। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। देखो लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, आपने सारी कहानी तो पढ़ रखी है वेरियस साइट से, हर जगह से, ठीक है? लास्ट टाइम कुछ आपको ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो आपको क्या करें, लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करें। समझ में आया? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस टेबल्स को आप या तो कॉपी में लिख लें, अगर नहीं लिखें तो जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें और ये पीडीएफ आपको जीएस जीए विद संजय सर्स यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सॉरी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? जीएस जीए विद संजय सर्स टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और इसमें आप जितना भी चीज़ें नोट करना चाहते हैं, चीज़ें आप जो भी मुझसे पढ़ते हैं या अदर जगहों से पढ़ते हैं, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जाए ल्यूपिक्स, क्वांटम, इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ पे बात यहाँ पर करी गई है। तो कब-कब किस तरीके से यहाँ पर कब-कब समिट हुई है, कब-कब 2000 में जैसे इंडिया और जापान का ग्लोबल पार्टनरशिप है, 2014 में अपग्रेड किया गया इसको, ठीक है? 2018 से 24 के में ये मीटिंग जो एनुअल होने लगी, हर साल होने लगी, 2025 में अभी हम लोगों ने बहुत सारे एमओयूज़ डिफेंस में और अदर में साइन किए हैं। 2027 में इंडिया और जापान अपने 75वें राजनयिक रिश्तों को यहाँ पर क्या करेगा, एनिवर्सरी बनाएगा, उसकी सालगिरह बनाएगा। राजनयिक मतलब डिप्लोमैटिक रिलेशंस। अब देखो इंडिया जापान एक-दूसरे के क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है, इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? ऑब्वियस सी बात है सर, जापान है, कैपिटल है, पैसा है, पूँजी है, ठीक है? पूँजी है, पैसा है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहाँ पे आप बात कर लें, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में आपको कौन दिखाई देगा? यूएसए, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेगा? जापान। जापान के बाद में 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अभी की डेट में आप अगर बात कर लीजिए, तो इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहीं पे काफ़ी हद तक इंडिया और जर्मनी में फाइट चल रही है, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे और उसके बाद में यूके, ठीक है? तो इस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको ये 4-5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है, ठीक है? तो जापान के पास पूँजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक है, ठीक है? इंडिया के पास क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, अगर बात कर लो अभी की डेट में, इंडिया और चाइना। इंडिया फर्स्ट पोज़ीशन पे आ चुका है राइट नाउ। तो अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तो इंडिया के पास क्या है भाई? मार्केट है। समझ में आया? मार्केट के साथ-साथ में वर्कफ़ोर्स भी है, ठीक है? काम करने योग्य व्यक्ति, लोग, तो ये सारी बातें। एमओयू क्या होता है? ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एससीओ समिट, एससीओ क्या है भाई? शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कैपा क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी राइट नाउ अगर आप बात करोगे तो ये बायलैटरल द्विपक्षीय समझौते होते हैं। अब रिसेंटली बात करोगे तो यूके के साथ में इंडिया ने साइन किया है, ब्रिटेन के साथ में, यूएई के साथ में और ईयू के साथ में भी बात चल रही है। इससे रिलेटेड अलग लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है मैंने, आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। सारे के सारे जितने भी बायलैटरल एमओयूज़ हुए हैं, चाहे वो कैपा हो, चाहे वो एक्टा हो, ठीक है? चाहे वो एफटीए हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इकोनॉमिक, ठीक है? कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट अलग रूप में मिल जाएगी। बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेल एंड गुड। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो आने वाले एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? और मुझे भी यहाँ पर प्रेरणा मिले कि हम इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप तक ला सकें। चलिए, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। दोनों कंपैरेटिव हैं, आपको इंडिया विज़िट ये सारी चीज़ें आप इत्मीनान से देख सकते हैं। चलिए, तो अब भाई देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 15वें इंडिया चाइना एनुअल कॉन्फ्रेंस में गए, मीटिंग में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उसके बाद वो एससीओ गए। एससीओ में कहाँ पर गए? एससीओ में गए तियानजिन। तियानजिन कहाँ पर है भाई? चाइना में है। 1 तारीख को तियानजिन में 25वां एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, समिट थी। अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली जाए तो मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर राइट नाउ है, ये 10 एससीओ टोटल मेंबर्स हैं राइट नाउ। शुरू-शुरू में इसको शंघाई 5 कहा जाता था, ठीक है? शंघाई 5 क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें सिर्फ 5 देशों का ग्रुप बनाया गया था, ठीक है? जिसमें रशिया, चाइना, ठीक है? आपके तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है? कज़ाकिस्तान, ये 5 मेंबर थे। फिर धीरे से इसमें आने वाले समय में उज़्बेकिस्तान जुड़ा, ठीक है? फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़े। उसके बाद रिसेंट ईयर्स में 2023-2024 में ईरान और लास्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा बेलारूस अभी जुड़ा है, ठीक है? तो करंटली अगर आप बात करोगे तो पहले 9 थे, अभी यहाँ पर बेलारूस भी इसका मेंबर बन गया है। पहले ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में यहाँ पर था अफ़गानिस्तान, बेलारूस और आपका मंगोलिया, ठीक है? मंगोलिया, ठीक है? ये है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ एससीओ, निम्नलिखित में से कौन-सी कंट्री, ठीक है, एससीओ का पार्ट नहीं है? तो देखो तुर्कमेनिस्तान पहले आंसर लगाना। पहले मंगोलिया भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर गए। इसकी कहानी क्या है? ऐसा बनने की कहानी क्या है? बनने की कहानी सिंपल सी यही है भाई देखो, 1945 के आस-पास आपको पता होगा कि सर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस वर्ल्ड वॉर 2 में 2 अलाइड फोर्सेस थे, एक तरफ जापान और जर्मनी था, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि भाई यूके, यूएसए, यूएसएसआर ये सारे देश फ्रांस ये सब एक साथ थे। उसके बाद में जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया, तो उसके रिपरकशन में उसके मतलब विरोध में हाँ, अमेरिका ने, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय एंड फैट मैन नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यहाँ पर क्या किया था, फोड़ दिया था। इसके बाद अल्टीमेटली जो देश साथ में थे, खास करके यूएसएसआर और यूएसए, वो एक साथ एक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दोनों की जो एक तरीके से इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी, ठीक है, वो अलग-अलग थी क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट को फेवर करता था और यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक ये सोशलिज्म को फॉलो करता था, सोशलिज्म को। क्लियर है? यूएसएसआर ने कहा भाई तुमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनानी हमको बताया नहीं, तो इन दोनों में कोल्ड वॉर छिड़ गई, जिसका एक परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक 1991 तक 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध चला, जिसमें इंडिया ने नैम का सहारा लिया। नैम क्या है भाई? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मतलब इंडिया ने ये कहा ना हम अमेरिका तुम्हारे साथ है, ना ही हम यूएसएसआर तुम्हारे साथ है। लेकिन आज़ादी के बाद जब आप इंडो चाइना वॉर देखते हैं, इंडो पाकिस्तान वॉर देखते हैं, उसमें काफ़ी हद तक इंडिया के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मतलब हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस चीज़ें थी, वो काफ़ी हद तक हम निर्भर थे या हम एक तरीके से अपना दोस्ती या एक तरीके से पार्टनरशिप कर रहे थे किसके साथ में? यूएसएसआर के साथ में। वहीं पर पाकिस्तान की काफ़ी हद तक हेल्प करने के लिए अमेरिका सामने आता रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 1991 में ऐसा देखा गया कि भाई यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अपने 15 घटकों में टूट गया, रशिया सबसे बड़ा देश बना। उसके साथ में आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वो सारी भी अलग टूट गई, जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान एटसेट्रा, एटसेट्रा। बेलारूस, ठीक है? अभी रिसेंटली यूक्रेन आप देख रहे होंगे, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, यूक्रेन उससे टूट के अलग हुआ। फर्दर आप बात कर लीजिए तो और क्या देखने को मिलेगा? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है? ये सारे भी देश आपको देखने को मिलते हैं। फिर इन सभी देशों ने खास करके अगर मैं बात करूँ रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान इन्होंने मिलके आपस में एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोगों ने शंघाई 5 बोला। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? बाद में चल के उसमें कौन जुड़ा? बाद में चल के उसमें जुड़ गया यहाँ पर कौन? उज़्बेकिस्तान। रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान जुड़ा और फिर यहाँ पर ईरान जुड़ गया। तो मैंने सारी की सारी कहानी आपको यहाँ पर एक कहानी के रूप में बता दी। तो 1996 में शंघाई 5 बना, 2001 में शंघाई फॉर्मली बन गया, 2017 में इंडिया, पाकिस्तान इसमें जुड़े। इंडिया को जोड़ने वाला रशिया है, पाकिस्तान को जोड़ने वाला चाइना है। सिंपल सी बात। 2023 में इसमें ईरान जुड़ा, 2024 में से बेलारूस जुड़ गया है। क्लियर है? इस बार की जो मीटिंग हुई वो 25वीं तेंजिन डिक्लेरेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है? जिसमें प्रपोज़ किया गया है कि अब जो है एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए। एससीओ डेवलपमेंट बैंक एआई कोलैबोरेशन से हमको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और क्या चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखो, जो मैं मैप लेके आया हूँ उसको ईमानदारी से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी धीरे-धीरे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मैप देखने को मिला है, मंगोलिया को मैंने यहाँ पर कवर किया है। ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में राइट नाउ है, ठीक है? ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, हुँ, तो मेंबर इसको मैं रफ कर देता हूँ ज़रा। हुँ। ये कल ये लेक्चर को रिकॉर्ड किया था मैंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है भाई। ठीक है? जब समझाने बैठे हैं, बताने बैठे हैं तो चलेगा। सो इसमें बात कर लीजिए, देखो यहाँ पे चीज़ों को समझना। एससीओ फाउंडिंग मेंबर में आपको कौन-कौन देखने को मिल रहा है भाई? रशिया देखने को मिल रहा है, चाइना देखने को मिल रहा है, उज़्बेकिस्तान बाद में जुड़ा, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर थे। बाद में इसमें कौन जुड़ा? उज़्बेकिस्तान जुड़ गया। तो पहले जो 5 थे, अब वो हो गए 1 मिला के 6, क्लियर हो गया? फिर इसमें पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ा गया, फिर इसमें किसको जोड़ा गया? पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ा गया 2017 में। फिर इसमें 2023 में जोड़ा गया ईरान को, फिर इसमें जोड़ा गया बेलारूस को 2024 में रिसेंटली, ठीक है? उसके पहले अगर बात करोगे तो अभी ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस ही मिला हुआ है किसको? मंगोलिया और अफगानिस्तान को, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, क्लियर है? उसके अलावा आर्मेनिया, लाओस, कुवैत, म्यांमार जितने भी यहाँ पर एशियान कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, उसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है? और टर्की है, नेपाल है, ये सारी कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप बात कर ली जाए, मंगोलिया अभी जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री बन चुका है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान, ये ध्यान रख लेना, तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एससीओ, ठीक है? तो ध्यान रख लेना। एससीओ की बात कर ली जाए तो टोटल लैंड एरिया बात करो, 60% यूरेशिया को टोटल कवर किया हुआ है इसने, 40% दुनिया की पॉपुलेशन है, 30% दुनिया की जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी है। और इस बार के तेंजिंग डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ है, काउंटर टेररिज्म पे फोकस किया गया है कि भाई टेररिज्म को यहाँ पर काउंटर किया जाए, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर क्या डाला भैया, प्रभाव डाला कि भैया यहाँ पर आप कंडेम करिए, सभी देश मिलकर कंडेम करिए यहाँ पर पहलगाम मैसेकर को। आई होप दिस पहलगाम टेररिस्ट अटैक को, क्लियर है? निहत्थे लोगों पर, 26 लोगों पर यहाँ पर क्या किया था, जो कि वैसारन की पहाड़ियों में घूमने गए थे, उनको यहाँ पर जो है
किल कर दिया था, मार दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें एक कहानी है देखो, एक कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो कहानी है क्या? ये भी डिस्कस में मैंने चीज़ों को समझाया हुआ है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है? दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं, सगी बहनें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका काम है विश्व में क्या कराना भाई, फाइनेंशियल लोन्स प्रोवाइड कराना। क्लियर है? वर्ल्ड एक तरीके से दुनिया के ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं ये, इंस्टीट्यूशंस हैं, पहली चीज़। इनको 1944 में ब्रेटन वुड समिट वाशिंगटन डीसी में हुई थी, 1944 में 1944 में बनाया गया, ठीक है? वर्ल्ड बैंक की बात कर ली जाए तो इसका फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है भैया? स्कूल बनाना हो गया, रोड बनाना हो गया, हाईवे बनाना हो गया, डैम बनाना हो गया। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का डेवलप करना है, ठीक है? उसमें ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? वेरी गुड। आईएमएफ की बात कर ली जाए, ठीक है? आईएमएफ क्या है सर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? इसमें बात कर लीजिए तो यहाँ पर इसका काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जो कोई भी देश होते हैं वो सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें विदेशों से खरीदते हैं, तो वो इम्पोर्ट हो गया। कुछ चीज़ें विदेशों को बेच रहे होते हैं, अदर देशों को बेच रहे होते हैं, वो हो गया आपका एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? इसका एक बहीखाता मेंटेन किया जाता है जिसमें साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश को हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट किया, कितना आयात किया और कितना निर्यात किया, ये सारी बातें होती हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो गया? अब कोई देश है जिसके पास में आज भी अगर बात कर लीजिए, आज भी दुनिया का 70 से 80% जो व्यापार होता है आज भी दुनिया का 70 से 80% वो यूएसए की जो करेंसी है डॉलर उसके थ्रू होता है। अल्टीमेटली उसको डॉलर चाहिए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। अगर उसके पास डॉलर नहीं है या उसके पास में ट्रेड नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई क्राइसिस आया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो हो चुका है, उसके पास में डॉलर है नहीं, तो वहाँ पर आईएमएफ आता है ट्रेड करने के लिए, उसको डॉलर प्रोवाइड कराता है और ऐसे नहीं प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी शर्तें होती हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो बड़े बैंक्स हैं दुनिया के, इनमें सबसे ज़्यादा जो धनराशि एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, जो यहाँ पे ज जमा करता है पैसा, वो है यूएसए। तो यूएसए अपने तरीके से यहाँ पर क्या करता है, नियमों को बिगाड़ता है या बनाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसीलिए जब भी कोई देश यूएसए से खास करके आईएमएफ से लोन लेता है, तो आईएमएफ की कुछ शर्तें यहाँ पर लागू हो जाती हैं, जिसमें यूएसए की जो कैपिटलिज़्म है, यूएसए की जो कंपनीज़ हैं, वो उस देश में अल्टीमेटली व्यापार करने के लिए, एफडीआई के लिए आ जाती हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उनको कहीं न कहीं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अ, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे यहाँ पर करना ही पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसी के रेसिप्रोकल या उसी के अगेंस्ट एशिया में एडीबी को डेवलप किया गया। मतलब जो काम वर्ल्ड बैंक विश्व में कर रहा होगा, वही बैंक का काम अल्टीमेटली जिस तरह का लोन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगा विश्व में, उस तरह का एशिया में प्रोवाइड कराएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। वहीं पे आईएमएफ की बात कर ली जाए, तो जिस प्रकार से आईएमएफ लोन प्रोवाइड करा रहा है बीओपी क्राइसिस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, वैसा ही एआईआई भी करेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आ गया? अब इसमें भी चाइना की हिस्सेदारी ज़्यादा हो रही है धीरे-धीरे, ठीक है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? मनीला, फिलीपींस में। फिर एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग इंटरनेशनल या मल्टीलैटरल ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिक्स, ठीक है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने भी एक अपना बैंक बनाया जिसको बोल रहे हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बोलिए येस और नो? अब यहाँ पर एससीओ आ रहा है और एससीओ बोल रहा है कि भैया हम अब अपना अलग बैंक बनाएँगे जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? शांघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक। कब तक बनने की बात कर रहे हैं? 2035 तक। समझ में आया? जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है चाइना। 1.7 बिलियन यूएस डॉलर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आया? तो ये पूरी कहानी है, आपको समझ में आई। ठीक है? इस तरीके से इंडिया का पहले मतलब 1991 में कैसी पॉलिसी थी? इंडिया की पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी 2014 के बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई है 2014 में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पहले इकोनॉमिक टाइज़ होते थे सदर्न एशियन देशों के साथ में, ज्योग्राफिकली सिर्फ हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में टाइप करते थे, सिक्योरिटी कोऑपरेशंस थे, लिमिटेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते थे। अभी यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अगरतला, आखरा रेल, उसके अलावा अगर बात करोगे आप तो और भी हैं, जैसे आपका इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, रोड कनेक्टिविटी के लिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम सिटवे पोर्ट तक और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, अपने चीज़ों को यहाँ पर भेजेंगे। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक चिकन कॉरिडोर है, ठीक है? वो यहाँ पर ये चिकन कॉरिडोर है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप बात करोगे तो इस तरीके से आपको ये म्यांमार दिख जाएगा और यहाँ पर आपको ये बांग्लादेश दिखेगा, क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश के थ्रू ना जाकर इसको बायपास करते हुए हम यहाँ सिटवे पोर्ट जा रहे हैं और सिटवे पोर्ट से हम डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, गुड्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए हो या अदर चीज़ों। तो ये है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगरतला अखूरा रेल लिंक जिसमें बांग्लादेश के थ्रू हम क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को बना रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एशियान और इंडिया के बीच में। दैट आफ्टर अगर मैं बात करूँ एशियान कंट्रीज़ है, एशियान कंट्रीज़ में आपको म्यांमार और आपको मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और फिलीपींस देखने को मिलते हैं। तो 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसको एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है? धीरे-धीरे पढ़ते जाओगे, 1-2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती चली जाएँगी। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया में इसको लेकर सप्तसुर, ठीक है? प्रोग्राम भी हुआ है, पहला कल्चरल प्रोग्राम इंडिया में हुआ है इसका, आई थिंक 4th और 5th अगस्त में हुआ है, ठीक है? जिसमें अलग-अलग जो सॉन्ग्स हैं, अलग-अलग बिम्स्टेक कंट्रीज़ के फर्स्ट म्यूजिकल इवेंट आपको देखने को मिला है बिम्स्टेक कंट्रीज़ का, क्लियर?
इसको एस जयशंकर ने यहाँ पर क्या किया था, इनॉग्रेट किया था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है? यस, सप्तसुर, 7 नेशन, 1 मेलोडी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, रीजनल यूनिटी दिखाने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। इस एससीओ में ही एक आपको रैट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल। यहाँ पे नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ये तो वो चला है। ज़रा इसमें यहाँ पर हाँ, ये देखिए, चलिए यहाँ पर है नहीं शायद, ठीक है? ये रैट बताता हूँ मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रैट्स है रीजनल एंटी एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको 2004 में बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर भी ताशकंद में है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, एंटी टेरर ड्रिल्स के लिए, पीस मिशंस के लिए एक्सरसाइज है। अपने आप में ही एससीओ का खुद का एक कोऑपरेटिव ग्रुप है जिसमें यहाँ पर एंटी टेररिज्म की बात करी जा रही है और यहाँ पर पाकिस्तान जैसे लोग इसके मेंबर बने हुए हैं। मतलब हास्यास्पद बात है ये भी एक, ठीक है? चलिए, क्योंकि वो चाइना की वजह से बने हुए हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे यहाँ पे इस्तेमाल करता है, क्योंकि चाइना ऐसा कहता है कि हमारी दोस्ती बियॉन्ड देन माउंटेन एंड डीप देन सी है। इंडिया एंड पाकिस्तान की बात है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो महिलाओं में ना बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही है, खासकर रूरल महिलाओं में, कि उनको डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को देखते हुए हैदराबाद के पटेल गुंडा पंचायत के द्वारा निवेशक दीदी प्रोग्राम यहाँ पर उसका 2.0 फेज़ 2 लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? फेज़ 1 पे लॉन्च किया गया 2023 में निवेशक दीदी। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि फॉर वुमेन एंड बाय वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी को और वुमेन अवेयरनेस फ्रॉड प्रिवेंशन किया जा सके। फ्रॉड जो होते हैं उनको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है सर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फेज़ 2 लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें अब अल्टीमेटली आपको अलग-अलग प्रकार से अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आप देखते होंगे डिजिटल बैंकिंग को रूरल एरिया में उसमें बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, लोगों का विश्वास कम है, डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इसके चक्कर में होता क्या है कि जो भी उनकी गाड़ी कमाई या सेविंग्स होती है, उनको वो पोंजी स्कीम्स में, चिट फंड्स में, इन सभी में क्या कर देती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं। इन सभी में वो यहाँ पर क्या कर देती हैं, दे देती हैं। और उसमें देखने को मिलता है उनके साथ में स्कैम हो गया, ठीक है? तो इसलिए उनका एक ट्रस्ट बने, पीयर टू पीयर एजुकेशन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और साथ ही साथ में फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ, डिजिटल बैंकिंग के टूल्स उनको बताए जाएँ। इन सबसे होगा क्या? सेफ सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी और इन फ्यूचर हाउसहोल्ड मतलब हर एक घर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर जैम को जोड़ा गया है। जैम क्या है सर? जैम कहलाता है यहाँ पर जनधन आधार मोबाइल इनिशिएटिव, ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। और आपको पता होगा कि जनधन योजना भी है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितना समय हो चुका है, ये रिसेंटली अगस्त की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री जनधन को कितना साल हो चुका है और करंटली कितने अकाउंट ओपन हो चुके हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, गाँव में पोस्ट बैंक होते हैं, तो उसी से इनको क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो पोस्ट पेमेंट बैंक इसका कोर पार्टनर है, खास करके एसएचजीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका एक तरीके से नाबार्ड इसको सबसे पहले लेके आया था, नाबार्ड, ठीक है? एंड पंचायत। नेक्स्ट 1 सितंबर को ही 8वां 8th स्थापना दिवस है किसका? इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट। अगर ये बात करी जाए तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्यों भाई? क्योंकि इनको जो डेवलप किया गया है, क्योंकि पोस्ट जो होते थे ना पहले, समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे। धीरे-धीरे डेवलप ऐसा देखा गया आगे चल के कि इन्हीं पोस्ट ऑफिसेज़ में 1882 में सेविंग अकाउंट ओपन हुए। फिर 2018 में इनको पेमेंट्स बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी इनको थोड़ा-सा डिजिटलाइज़ करके आईटी के साथ में जोड़ दिया गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में इसको जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए आप देखोगे जो कम्युनिकेशन है उसी के अंदर आपको आईपीपीबी मतलब इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मत ऐड कर देना, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में इनको लॉन्च किया गया, 2019-20 में इनके साथ में डीबीटी को जोड़ा गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आज देखते होंगे आधार की सर्विसेज़ को ऐड कर दिया जाता है, ओटीपी आता है आधार के बेस पे जो कि जेन्युइन फ़ोन नंबर है, उसी के थ्रू यहाँ पर जो है पैसा निकाला जा सकता है आसानी से। लंबे-लंबे क्यूज़ को अवॉइड लंबे-लंबे कतारों को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक भी देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। क्रिटिसिज़्म इसका ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी देखने को मिले। तो इसको सरकार को या इसको जितने भी अधिकारी उनको बैंक, आरबीआई इन सबको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? 2020 में कोविड-19 के टाइम पे पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू ये लास्ट माइल था जिसके थ्रू डीबीटी किया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी डीबीटी क्या है सर? डीबीटी समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है? कहीं तो मैंने समझाया है। हाँ, डीबीटी क्या होता है देखो, जैसे कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है? गवर्नमेंट अलग-अलग स्कीम के तहत जनता को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। अब उसमें वो डायरेक्ट पैसा भी उनके अकाउंट में भेजना चाहती है। पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट की सरकार में ऐसा बोला जाता था कि अगर वो ₹1 भेजते हैं तो 20 पैसे, 15 पैसे जनता तक पहुँचता है, क्योंकि बीच में कहीं न कहीं लीकेज है, बीच में कहीं न कहीं लूपहोल है। ठीक है? या करप्शन है, उसको क्या कर लेते थे वो, खत्म कर जाते थे। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे बैंक अकाउंट से जुड़ना हुआ एंड बैंक पीपल को बैंकिंग एरिया से जुड़ना हुआ, तो बैंक जुड़े, उनके अकाउंट बनने से हुआ क्या, अब अल्टीमेटली उसको फिर यहाँ पर गवर्नमेंट उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर चली आई। अब अल्टीमेटली क्या हो गया, जब उसका अकाउंट है तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में वो सारी योजनाओं का पैसा जाने लगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको बेनिफिट होना है उसको डायरेक्टली यहाँ पर जो है सेंड किया जा सके। समझ में आया? और ये कैसे हुआ? फाइनेंशियल लिटरेसी या इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोला जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू यहाँ पर हुआ है। क्लियर है? तो कोविड-19 के दौरान हुआ ये ₹500 पर मंथ और महिलाओं को यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया। तो उसमें कोविड में काफ़ी हद तक हेल्प किया इसने। 2022-23 में रुपे कार्ड ऐड किया गया इसमें और भारत बिल पे।
रुपे कार्ड इट्स द प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिलीप वसबे इसके सीईओ हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें। अभी कस्टमर की बात कर ली जाए तो 12 करोड़ कस्टमर हैं, जिसमें से 48% वुमेन्स हैं और 5.57 लाख विलेज को ये कवर कर रहा है। ये सारे इनके बैंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप इत्मीनान से रोक करके देख सकते हैं। फिर अगर आप पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए 2016 में, ये 17 लिख गया होगा, ठीक है? 16 में इसकी शुरुआत हुई थी। नचिकेत मोर और उषा थोराट 2 कमिटी बनाई गई थी। नचिकेत मोर, अब इसको देखो याद करने का एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। मोर, ठीक है? बोलते हैं और ये पी से पीकॉक होता है। तो पी से आप इसको यहाँ पर पेमेंट से डिनोट कर सकते हो। तो मोर, पीकॉक, पेमेंट, क्लियर हो गया? एक याद समझ में आ गया, दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। उषा थोराट, स्मॉल फाइनेंस, क्लियर है? इस तरीके से ये किस तरह के बैंक होते हैं देखो, बैंक देखो 2 चीज़ होती है, एक चीज़ को समझना जरा यहाँ पे, ठीक है? एक होता है सर बैंक और एक होता है सर बैंकिंग, ठीक है? बैंक क्या है सर? नाउन है, ठीक है? बैंकिंग क्या है सर? वर्ब है। समझ गए क्या? तो बैंक्स आर वेरियस टाइप्स, तो जिसमें आप समझ लीजिए प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, समझ में आया? ठीक है? और ये सारे बैंक होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। पब्लिक सेक्टर, नेशनल बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है? बैंकिंग क्या है? उसका काम के आधार पर उनका डिवीजन होना। काम के आधार पर डिवीजन करें मतलब यूनिवर्सल बैंक, एक ही छत के नीचे सारा काम करने वाला बैंक। मतलब वहाँ पे आप डीडी भी बनवा सकते हैं, लॉकर भी रख सकते हैं, डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी एक ही छत छत के नीचे मिलती है, उसको हम यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। फिर आता है थोड़ा डिफरेंशियल बैंक, ठीक है? बैंक विद डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? जो यूजुअली सारे बैंक काम कर रहे हैं, वैसा काम नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा इनका फोकस अलग है। कैसा फोकस है? इनका फोकस है अनबैंक्ड पीपल पर, अनबैंक्ड लोगों तक यहाँ पर बैंकिंग पहुँचे, जिनके पास पहले से अकाउंट नहीं है, उनके पास हम अकाउंट ओपन करके दें। आई होप दिस विल क्लियर। इसी में एक चीज़ आ जाती है नैरो बैंकिंग, इसी के अंदर आता है, ठीक है? रिटेल बैंकिंग, डिफरेंशियल बैंकिंग, आपका होलसेल बैंकिंग, इस तरीके से बहुत कियोस्क बैंकिंग, तो बहुत सारी बैंकिंग के अलग-अलग प्रकार हैं और आपको अगर बैंकिंग डिटेल में पढ़ना है, तो इसका बैच अब नेक्स्ट शुरू होने वाला है, ठीक है? उसमें आप एनरोल हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है? उसका भी बैच रिसेंटली बहुत जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है? बैंकिंग के टॉपिक्स को लेकर। तो चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं, नंबर आप बताते रहिएगा, ठीक है? कितने हैं आपके करंटली, कितने आपके पेमेंट्स बैंक हैं, कितने आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे। आई होप दिस विल बी क्लियर, ठीक है? तो पोस्ट पेमेंट बैंक, गेटवे पेमेंट बैंक एंड फिनो एंड जियो पेमेंट बैंक, ये आपके अलग-अलग उदाहरण हैं। नैरो बैंकिंग करते हैं ये। नैरो बैंकिंग का मतलब ये होता है कि सर डिपॉज़िट तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लेंडिंग नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपके पोस्ट पेमेंट बैंक होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप दिस इज़ बेसिक्स क्वेश्चन। तो इसको आप इत्मीनान से पॉज़ करके यहाँ पे इत्मीनान से समझ सकते हैं। केसीसी यहाँ पर केवाईसी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन समझते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि महारत्न है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। इसने टाई अप किया हुआ है किसके साथ में? जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ में। किस लिए भाई? 3500 करोड़ रुपए का इनको लोन प्रोवाइड होगा, जिससे ये बैम्बो बेस्ड बायो एथेनॉल बनाएँगे कहाँ पर? असम में। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई असम में और वहाँ पर उन्होंने बैम्बो बेस्ड बायो एथेनॉल को यहाँ पे प्रमोट किया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो नाम के पहला सेविंग अकाउंट ओपन किया है, जिसमें ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट म्यूचुअल फंड की यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन बैम्बो से रिलेटेड है, बैम्बो बेस्ड बायोएथेनॉल से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ओवरनाइट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस बायोएथेनॉल से बायोएथेनॉल, इसी को ही आप एथेनॉल बोल दे रहे हैं, ई20 अभी यहाँ पर सरकार लेके आ रही है, ठीक है? तो देखो, फोकस तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ये भी करना चाहिए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्पल्स दे रही है यहाँ पर, किसके भाई? ब्राज़ील के। तो ब्राज़ील में एक और चीज़ भी हुई है कि वहाँ पर एक तरीके से ऑटोनॉमी भी दी गई है कि लोग अपनी स्वायत्तता से यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग टाइप के एथेनॉल फ्यूल या ई20 कंप्लायंट ई10, ई5, ई20, ई30, ई70 इस तरह के अलग-अलग कैटेगरी के फ्यूल को वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? गवर्नमेंट को यहाँ पर भी जो पुराने 2023, 2022 के पहले के जितने भी यहाँ पर चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसमें बहुत सारी समस्याएँ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? कि उसमें रस्टिंग हो रही है, क्योंकि एथेनॉल के बनने में काफ़ी हद तक आपका जो गन्ना या बैम्बू या अदर चीज़ें यूज़ होती है, क्योंकि इनके अंदर होता क्या है, बैम्बू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, और इसी को फर्मेंटेशन के थ्रू एथेन और आपका ब्यूटेन या मीथेन में कन्वर्ट किया जाता है। अब एथेन है, ऑब्वियस सी बात है, तो एथेनॉल समझ गए होंगे, ये लिकर या शराब में भी देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बना दिए जाते हैं, जिससे इसको पिया ना जा सके। ठीक है? चलिए, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें करी गई हैं क्लीन एनर्जी के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ठीक है? इसमें 2 अदर जापानीज़ बैंक भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है? आपको इत्मीनान से यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप लोग और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर जो है हमारे सामने, एयर मार्शल संजीव गौरतिया, जिनको 27 साल के अनुभव के बाद में एयर ऑफिस इंचार्ज मेंटेनेंस इनको बनाया गया है, ठीक है? की रोल इनका है, 27 साल का अनुभव है इनका। उसके साथ-साथ में डिफेंस कॉलेज स्टाफ के एलुमनाई रह चुके हैं। 2016 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2025 में 2016 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2025 में अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको प्राप्त है। तो थोड़ा हम आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं, आईएएफ के बारे में बात कर लेते हैं, इंडियन एयर फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंडियन एयर फोर्स यहाँ पर अगर बात करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है सर, सुप्रीम लीडर जो होते हैं यहाँ पर, सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके अलावा अमरप्रीत सिंह सर जो हैं वो करंटली इंडिया के एयर चीफ मार्शल हैं, मतलब एयर फोर्स के हेड। 7 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, 7 कमांड देखने को मिलेंगे, जो कि सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न एंड सदर्न वेस्ट, वेस्टर्न और आपके ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड आपको देखने को मिलेंगे। सुखोई 30 एमकेआई,
राफेल, तेजस, मिग-29 एंड मिराज 200 विमान देखने को मिलते हैं, लड़ाकू विमान फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। टच द स्काई विद द ग्लोरी, तो यहाँ पर ये सारी बातें आपके सामने हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। तो 2024 के एयरफोर्स डे का थीम क्या था और 2025 में इसको कहाँ मनाया जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। फाइटर जेट हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-13 जे, C-17 ग्लोबमास्टर 3, हेलीकॉप्टर है ध्रुव चेतक Mi-17 अपाचे AH-64E, ठीक है? और फाइटर जेट में आप बात कर लीजिए तो मिग-29 बाइसन को अभी यहाँ पर एक तरीके से रिटायरमेंट दी जा रही है। काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक इंडियन एयर फोर्स का इन्होंने साथ दिया, ठीक है? बट अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर अभी इसको जो है रिटायर किया जा रहा है। इसकी जगह पर तेजस को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली। चलिए, नेक्स्ट लेटेस्ट अभी यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के मध्य इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कंडक्ट करी गई है, जो कि 2004 में सबसे पहले कंडक्ट करी गई थी। बायलैटरल एक्सरसाइज है आर्मी के बीच में है। कहाँ पर कंडक्ट हुई है इस बार? अलास्का यूएसए में कंडक्ट हुई है। कहाँ पर कंडक्ट हुई है? अलास्का यूएसए में, फोर्ट विन राइट में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो और कौन-कौन सी एक्सरसाइज है, किस-किस देशों के मध्य होती हैं, तो एक्सरसाइज को यहाँ पर डिवाइड करने के, समझने के और भी तरीके, जैसे कि एक होता है आपका अ, घरेलू एक्सरसाइज, घरेलू मतलब डोमेस्टिक। एक होता है यहाँ पर बायलैटरल, बायलैटरल मतलब 2 देशों के मध्य हो रही हैं। और एक होता है मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल मतलब कई सारे देश आपस में मिलकर यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे इंदिरा, इंडिया रशिया के बीच में, डस्ट लेक, इंडिया उज़्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है? समुद्र शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया के बीच, कॉर्पेट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है? स्नायु मैत्री, इंडिया जापान, धर्मा गार्डियन, इंडिया जापान, आईमैक्स, इंडिया एंड म्यांमार, नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया, इक्वेरिन, इंडिया एंड मालदीव्स, समुद्र लक्ष्मण, इंडिया एंड मलेशिया, कज़ हिंद, इंडिया एंड कज़ाकिस्तान, विम्बिक्स, ये होता है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में, मालाबार एक्सरसाइज जो कि जिसको नई भाषा में क्वाड्स एक्सरसाइज भी बोल दे रहे हैं आज की डेट में हम लोग, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? गरुड़ा, इंडिया एंड फ्रांस एंड वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज भी होती है, वरुणा एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है? ला पेरोज़ एक्सरसाइज भी हुई थी, इसी बीच में आपको पता होगा, उसी बीच में आपका वरुणा एक्सरसाइज भी हुई थी, आई थिंक जनवरी में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हमको पता होना चाहिए। और इंडिया की तरफ से यहाँ पर मद्रास रेजिमेंट की, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1750 में करी गई थी, उसको यहाँ पर भेजा गया है। उसके 350 से 400 मद्रास रेजिमेंट के कंटिंजेंट्स को यहाँ पर जो है भेजा गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ये सारी बातें। चलिए, 2004 से इसको क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गांडीव जैसे डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है? और सारी एक्सरसाइज यहाँ पर हम बात करें, युद्धाभ्यास यूएसए के साथ में, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ में, शक्ति फ्रांस, थर्मा गार्डियन जापान, ऑस्ट्रिया हिंद इंडिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, सूर्य किरण नेपाल, मित्र शक्ति श्रीलंका, इक्वेरिन मालदीव्स। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ज़ापड़ अभी रिसेंटली यहाँ पर कंडक्ट कराई गई है, रशिया के साथ में। यूक्रेन रशिया वॉर 2022 में शुरू हुआ फरवरी में। उसके पहले ये कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन उसके बाद में ये कंडक्ट नहीं कराई गई। रिसेंटली यहाँ पर एससीओ के बाद, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में, सॉरी, इंडिया एंड रशिया के, इंडिया, रशिया और बहुत सारे अदर मेंबर कंट्रीज के द्वारा इसको जो है यहाँ पर क्या किया गया है, अटेंड किया गया है, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने इंडिया पर एलिगेशंस लगाए कि भैया इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है। एक तरीके से पहले तो 25% इंडिया के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगे थे और 25 रशियन ऑयल को परचेज करने के चक्कर में इंडिया के ऊपर क्या है 50% टोटल टैरिफ्स लगा दिए गए हैं बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दौरान ट्रम्प के द्वारा। क्लियर होगा? ये सारी बातें हैं। तो फरवरी, मार्च, ठीक है? अप्रैल डेजर्ट हंट इंडिया के बीच में, थर्मा गार्डियन जापान इक्वेरिन हुआ, मार्च सिम्बेक्स वरुणा, मार्च अप्रैल में, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक? इसके साथ-साथ में अभी रिसेंटली ना एक और एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज राइट स्टार तो है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रही है। चलो याद आता है बताता हूँ मैं आपको, मलाबार, फिनोलेक्स, ठीक है? नवंबर। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये सारी इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, इत्मीनान से देख सकते हैं, ठीक है? किसी-किसी की मदद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई? कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन है क्या? समझ लो पहले चीज़ को। देखो होता क्या है, सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ आज से कई करोड़ों साल पहले, ठीक है? तो शुरू-शुरू में उस समय क्या हुआ एक्सपेंशन के रूप में बहुत बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल निकले। मतलब परमाणुओं से भी छोटे-छोटे पार्टिकल निकले, जिनको क्वार्क्स कहा गया, ठीक है? क्वार्क्स कहा गया, क्लियर है? वो धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बदले। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा एलिमेंट में कन्वर्ट हुए। वो एलिमेंट काफ़ी हद तक क्या हो गया आगे गैसेस में कन्वर्ट होने लगे। क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज़ है। अब हुआ ये कि धीरे-धीरे और ये ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 2-3 साल की बात है, करोड़ों सालों की बात है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज़ हुई और ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। क्लियर हो गया? अब हुआ ये कि जो सबसे पहले गैस बनी, हाइड्रोजन जिसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जो परमाणु क्रमांक, परमाणु नंबर 1 होता है इसमें, ठीक है? आई होप प्रोटॉन की संख्या 1 होती है इसके अंदर। तो ये जो गैस बनी ये शुरू-शुरू में आयन्स की वजह से आयोनाइज़ हो गई, ठीक है? और वो आयोनाइज़ेशन आज जो है हम स्टडी कर रहे हैं और इससे हम ये पता लगा सकते हैं, इन तरह के आयोनाइज़्ड हाइड्रोजन से हम ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में सॉरी पास्ट में जब बिग बैंग हुआ और उसके बाद में किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगाएँ, हमारे तारे किस प्रकार से बने होंगे, उनका निर्माण कैसे हुआ होगा और इस ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, ये सारे मौलिक रूप से फंडामेंटल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए इंडिया के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या है
प्रत्यूष को लाया गया है। क्या है भाई? प्रत्यूष क्या है भाई? प्रोबिंग आयोनाइज़ेशन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन सिग्नल मिल रहा है ना, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन लाइन सिग्नल को, जिसको कॉस्मिक विस्पर या ब्रह्मांड की फुसफुसाहट के रूप में देखा जा रहा है, इसके लिए पारतोष यूज़ किया जाएगा, जो कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसमें क्या-क्या चीज़ें लगाई गई हैं? सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, यस। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट ऐरे है, थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है? कस्टम डिजाइन एंटीना है, एनालॉग रीडर है, क्या नहीं है? लार्ज लिक्विड हीलियम कूलिंग यूनिट, ये भैया नहीं, सिंपल सी चीज़ है, समझ लो, क्लियर हो गया। एक तरह का टेलीस्कोप है जो रेडियोमेट्री पे काम करेगा, रेडियो वेव्स को जो आने वाली किरणें उनको डिटेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली इससे हम पास्ट में किस प्रकार से सितारे बने हैं, आकाशगंगाएँ बनी हैं, मिल्की वे बने हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये एफपीजीए क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट ऐरे, ये एक प्रकार का रीप्रोग्राम वाली चिप है भैया, जो ज़्यादा डेटा को अपने अंदर समाहित कर सकती है, और इस डेटा को एनालाइज़ करके स्पेस में क्या हुआ उसकी एप्लीकेशंस को बता सकती है। रेडियोमेट्री सार्स, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है, रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम हैं, उन्होंने केरला और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की। कहने का मतलब, recently the president of India appointed new permanent judges in the Kerala High Court and the Allahabad High Court। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? आई होप दिस विल बी क्लियर। तो इसका एक ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिकता को हम थोड़ा समझते हैं। क्या है सर संवैधानिकता? आर्टिकल, किस आर्टिकल की पावर के तहत यहाँ पर किया गया है? 217 की पावर के तहत। 124 क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसी सुप्रीम कोर्ट में एक टर्म है कोलिजियम। कोलिजियम क्या होता है? देखो है क्या, 1993 और 1994 में केसेस हुए थे, जिसको सेकंड एंड थर्ड जज केस कहा जाता है। वैसे तो इसके पहले भी फर्स्ट जज केस हुआ, सेकंड जज केस हुआ, और फिर थर्ड जज केस हुआ। ये केसेस हैं क्या? इसको समझना पड़ेगा हमको। किस तरह के केसेस हैं? फर्स्ट जज केस जो कि एसपी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, ठीक है? फर्स्ट जज केस इन 1981, ठीक है? उसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है किस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जजेस को अपॉइंट किया जाए, लेकिन ये है कि विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस यहाँ पर होगा, ठीक है? सेकंड जज जो नियम था, सेकंड जज जो केस था, उसमें ये कहा गया कि इसको ओवररूल किया गया, और कहा गया कि जो सीजीआई का ओपिनियन रहेगा वो बाइंडिंग है, मतलब सरकार अपने हिसाब से नहीं चूज़ कर सकती है, जो सीजीआई बोलेंगे उनके हिसाब से यहाँ पर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे सीजीआई और जो कोलिजियम होता है वो रिकमेंडेशन देता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, वो फिर नोटिफिकेशन निकालते हैं और कहते हैं भैया राष्ट्रपति ने इनकी इनकी नियुक्ति इस XYZ हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में करी है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? फिर थर्ड जज केस हुआ, जिसमें ये कहा गया कि देखो सीजीआई, पहले तो सिर्फ सीजीआई थे, अब इसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस को भी ऐड कर दिया गया। क्लियर है? अब इस कोलिजियम का काम समझाता हूँ मैं आपको। कोलिजियम वो एलीट सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप होता है, जो नेक्स्ट सीजीआई कौन बनेगा, अदर जजेस जो कि हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे उनको, इवन रीशफलिंग और ट्रांसफर इन द हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस के ट्रांसफर कैसे होंगे, इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से किनको उठा के हाई कोर्ट के जज बनाया जाएगा, ये सारे रिकमेंडेशंस आपके कोलिजियम करते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें हैं। आर्टिकल 217 क्या है? आर्टिकल 256 क्या है? ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। 356 होना चाहिए, आर्टिकल 356। आर्टिकल 370 क्या है भाई? जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जिसको 2019 में एब्रोगेट कर दिया गया है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दिया गया है। आई होप ये सारी बातें कहानी आपको समझ में आई, ठीक है? इसके अलावा लेटेस्ट आप बात करोगे तो इस कोलिजन सिस्टम को अलग करने के लिए एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी, ठीक है? 2014 में, जिसमें 6 मेंबर ऐसा कहा था, सीजीआई भी होंगे और अदर भी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इसको जो है क्वैश कर दिया गया था आपकी इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अंडर इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है सेपरेशन इन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि दोनों ही एक, ऐसा नहीं है कि भाई एक दूसरे के काम में दखल देंगे, यहाँ पे दोनों को अलग-अलग रखा गया है। अंडर द डीपीएसपी ऐसा कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। राज्यों के नीति निर्देश तत्वों में आर्टिकल नंबर 50 ये कहता है कि आपका जुडिशरी मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव अलग-अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट में ये दखल दें और इनके अपॉइंटमेंट में ये दखल दें। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बैकलॉग की अगर बात कर ली जाए तो देखो सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। बैकलॉग अगर देखोगे तो 4.5 करोड़ केसेस हैं भैया। अभी भी देखोगे जुडिशियल वैकेंसीज पूरे ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो 33% वैकेंसीज अभी खाली हैं। बड़ी बात है भाई। ठीक है? किनको कहा गया रिसेंटली अपॉइंटमेंट में? अरुण कुमार हुए हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अरुण कुमार हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बात कर ली जाए तो 3 जजेस हुए हैं आपके केरला हाई कोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर 34 जजेस आपको सीजीआई में देखने को मिलेंगे। ठीक है? डिजिटाइजेशन भी किया जा चुका है ई कोर्ट्स और ई फिलिंग सिस्टम में। आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 क्लियर है? हुँ। और यहाँ पर कोलिजियम और एनजेसी में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के तहत इसको लाया गया था, क्वैश कर दिया गया। ठीक है? कोई कोलिजियम की कोई एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, क्योंकि इसको बेस जो फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस उसके बाद इसको लाया गया था। लेकिन इसको 2015 में 14 में लाया गया, 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है? कंपोजिशन में
कोलिजियम में बात कर लो तो 1 सीजीआई 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, प्लस एनजेएसी में क्या कहा गया, 1 सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज, 1 लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन जिनको नॉलेज हो कि प्रेसिडेंट की नज़र में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार होंगे। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें कर दी। उसी का एक्सटेंशन, उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश भारत के कितने नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? ये क्वेश्चन मार्क आप बताइएगा। पीआर गवई की अध्यक्षता में कोलिजियम ने यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी है, मतलब जजेस आएँगे, जिसमें 14 जुडिशियल ऑफिसर हैं और 12 एमिनेंट एडवोकेट हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 का कोर्ट है, ठीक है? 1866 का। 1862 में आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट बने थे। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना, ठीक है? इस तरीके से अदर आपके हाई कोर्ट्स आए हैं। क्लियर? टोटल स्ट्रेंथ बात कर लीजिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो 160 है, लेकिन अभी करंट वर्किंग जजेस जो हैं वो 84 ही हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या इम्पैक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। क्लियर है? एक जज पे 15,000 केसेस पेंडिंग हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें करंटली किस-किस आपके हाई कोर्ट में कौन-कौन से पोस्ट पे कितने-कितने जजेस पेंडिंग है, ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इसको आप इत्मीनान से ज़ूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसकी जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? इसके अलावा अदर हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ना डिफरेंट-डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डीपम जिसको हम लोग एक मिनट, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और एक और डिपार्टमेंट होता है आपका, ठीक है? चलिए, जिसमें आपके पीएसयूज़ आते हैं, ठीक है? अलग-अलग बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आती हैं, रिसेंटली इसको बनाया गया है। क्लियर है? उन डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के तहत 1991 बैच की पीसीए कल्याणी को क्या अपॉइंट किया गया है? 29वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? जिनका काम होगा गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करना, पब्लिश करना, फिस्कल डेटा को सेपरेट करना, पब्लिक फाइनेंस के मैनेजमेंट को। आई होप इसमें ये एक अपॉइंटमेंट है। तो आप देख सकते हैं उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है? की कंट्रीब्यूशन डीबीटी फर्टिलाइज़र की रोल में रहा, एमटीएनएल के डिजिटाइजेशन में रहा, ये सारे इनके की अचीवमेंट है। फ़ॉर्मूला 1 रेस अगर बात कर लीजिए, फ़ॉर्मूला 1 रेस में ऑस्कर पेस्त्री ने, ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं जिन्होंने मैक्लारेन के साथ में स्कोर किया है किसको भाई? डच ग्रैंड प्रिक्स 2025। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये इन्होंने अचीव किया है। फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग्स की यहाँ पर बात कर लूँ तो ये रेसिंग्स के गेम्स होते हैं और इन गेम्स में खास करके यहाँ पर बात करी जाए तो कहाँ पर हुआ है ये हमको पता होना चाहिए सर। डच रेस समरी है ये, क्लियर है? टॉप में रहे पेस्ट्रिस और दूसरे स्थान पर वेस्टरपेन, ठीक है? बड़े ही चर्चा में रहते हैं ये। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग बात करी जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल के थ्रू की गई थी, एफआईए, ठीक है? और 1950 से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। इसमें अलग-अलग ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जैसे डच ग्रैंड प्रिक्स हो गया, कतर ग्रैंड प्रिक्स हो गया, ठीक है? अलग-अलग मोटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि फ़ॉर्मूला 1, फ़ॉर्मूला 2, फ़ॉर्मूला 3, रिले, टॉरिंग कार्स, मोटो जीपी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, क्लियर है? तो ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, ये चीज़ समझने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। आरबीआई का डेटा आया है लेटेस्ट डेटा क्या है भाई? करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट समझने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने चीज़ों को बताया था। मैं फिर से यहाँ पर आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो देखो होता ये है, कोई भी देश अपने आप में ना सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ठीक है? जैसे भारत भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारी दुनिया भर से चीज़ों को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? उसी में क्या होता है, जिन चीज़ों को हम इम्पोर्ट करते हैं, उनको हम आयात बोल देते हैं और जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम लोग निर्यात बोल देते हैं, क्लियर है? तो इस आयात और निर्यात का जो बही खाता होता है, मतलब एक देश ने कितनी चीज़ें को एक्सपोर्ट किया, एक देश ने कितनी चीज़ों को इम्पोर्ट किया, इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसको मैनेज करने का काम होता है आरबीआई के पास में, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पाई चार्ट में देखोगे तो एक बड़ा टर्म है, उसी के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्लियर है? क्योंकि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स भी आ जाते हैं, मतलब आप किन चीज़ों को जैसे गुड्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? रॉ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स हैं, दवाइयों के रॉ मटेरियल्स हैं, ये सब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, जीरे, जवाहरात, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। इसमें सर्विसेज़ भी आ जाती हैं। अब सर्विसेज़ क्या हैं? जैसे ऑब्वियस सी बात है बीपीओ की सर्विसेज़ होती हैं, इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज़ जैसे अभी आईटी सर्विसेज़ इंडिया एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज़ को, इवन बहुत सारी सर्विसेज़ को इंडिया लेता भी है, ठीक है? इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? वहाँ काम करते हैं, वहाँ से जो भी कमाते हैं उसके प्रेषण को या उसके रेमिटेंसेस को भारत में पुनः वापस भेजते हैं, पुनः वापस भेज रहे होते हैं। आई होप दिस वाज़ क्लियर। तो ये सारी इंपोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो अब इसमें अगर आप बात करें, समझने वाली बात समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है? करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे इसमें 2 चीज़ें होती हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में गुड्स आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? कि अगर हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हम डेफिसिट में रहेंगे, ठीक है? कमी में रहेंगे। अगर हम इम्पोर्ट्स कम करते हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सरप्लस में रहेंगे। तो यूएसए का केस ऐसा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस केस में हम क्या होते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हम इन ट्रेड ऑफ यूएसए के साथ में जो ट्रेड होता है, उसमें हम सरप्लस में रहते हैं, समझ में आया? और इसी को देख के कई बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में
कैंपेनिंग में, इवन बनने के बाद में, राष्ट्रपति बनने के बाद में, इंडिया पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। इवन वो अपनी जगह थोड़ा बहुत सही भी है कि इंडिया यहाँ पर क्या करता है, फ़ायदे में रहता है और इंडिया उनके जो गुड्स आते हैं, उन पे टैरिफ लगाता है, हाई टैरिफ लगाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमको अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। हमको अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर बहुत सारे फॉरेन गुड्स आ जाएँगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, वो खतरे में आ समझ में आया? सॉरी, समझ में आया? अब उस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इसीलिए आप देखते होंगे शुरुआत में इंडिया पर टैरिफ लगाए, बहुत सारे टैरिफ जैसे वो अप्रैल में आए थे, उन्होंने टैरिफ इंट्रोड्यूस किए, फिर इंडिया पे कुछ 3 महीने का गैप दे दिया और फिर उसके बाद में 25% का टैरिफ लगाया। फिर चूँकि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तो पहले ही अमेरिका ने इंडिया को यहाँ पर कह के रखा था कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा जाए कि अगर यूक्रेन पर बहुत सारे सैंक्शन सॉरी रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, तो रशिया से ऑयल बिकना क्या होगा? कम होगा। तो जब ऑयल बिकना रशिया से कम होगा, तो दुनिया की डिमांड कहाँ पर जाएगी? गल्फ कंट्री में जाएगी, यूएसए में जाएगी, जहाँ पर वो ऑयल खरीदेंगे। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, होगा ये कि उसके प्राइस बढ़ जाएँगे। तो इसलिए गल्फ कंट्रीज़ की जो ऑयल है, उसकी प्राइस ना बढ़ जाए, इसके लिए इंडिया को यूएसए की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला कि आप रशिया से ऑयल परचेज़ कर सकते हैं और रशिया ने हमको क्या दिए? चीप ऑयल प्रोवाइड कराए, सस्ते ऑयल प्रोवाइड कराए। और उसको इंडिया ने कैसे किया कि अपने यहाँ पर उसको रिफाइन किया, रिफाइन करके इंडिया ने उसको यूरोपियन कंट्रीज़ को और अदर कंट्रीज़ को बेचा। समझ में आया? अब इसके चक्कर में इंडिया पे क्या हुआ, 25% टैरिफ लगा दिया। ठीक है? अभी 50% टैरिफ हो गया। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। मैं ये क्यों लेके आया? ये बात इसलिए लेके आया क्योंकि H-1B वीज़ा भी चल रहा है अभी की डेट में और इसी चक्कर में करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा जो है पिछले मुकाबले कम हुआ है। क्लियर है? सिंपल चीज़। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है क्वार्टर 1 में, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा कम हुआ है। बट कितने से कम हुआ है भाई? 2.4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 0.2% जीडीपी का रह गया है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इत्मीनान साहब इसको टॉपिक को रोक के फाइनेंशियल रेमिटेंसेस कितने आते हैं भैया? एफडीआई फ्लो, एफआईआई फ्लो क्या है? अच्छा, इसकी डिटेल समझिए। देखो बात समझो जरा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जब आपको समझनी होती है ना, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास जो होती है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स समझ में आती है, बेसिक्स। क्लियर है? इसमें मैं ये जो क्लास होती है, उसको 3 मंथ्स में कवर करता हूँ। ठीक है? बहुत डिटेल में सारे टॉपिक सारे चलते हैं और आने वाले नेक्स्ट मंथ में ये बैच शुरू होने वाला है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए नीचे फ्लैश हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत डिटेल में टॉपिक चलता है, बेसिक्स आपको अगर समझ में नहीं आएगा, तो चीज़ें फिर आपको करंट अफेयर में इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे, ठीक है? करंट अफेयर में जिसको करंट में भी समझना होता है ना और जल्दी समझना होता है। आप देखिए इतनी लंबी क्लासेस हमारी चल रही हैं, ठीक है? जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ईपीएफओ, ये सारे भी टॉपिक्स होते हैं। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एनसीईआरटी ने भी अपना भाई स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है 1 सितंबर को, जिसमें हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान सर, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि बाल वाटिका, ठीक है? डीटीएच टीवी चैनल दीक्षा 2.0, प्रशांत 2.0, किताब एक पढ़े अनेक, पीएम ई-विद्या ऐप और मल्टीलिंगुअल प्राइम वीआर लैब्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। इंडिया में अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, उसका 65वां 65th यहाँ पर जो है फाउंडेशन डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं भाई यहाँ पर? यहाँ पर है बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है सर? 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए टीवी बेस्ड फाउंडेशनरी लिटरेरी सिस्टम है। इसके तहत क्या होगा कि जो बेसिक गुणा भाग, लिटरेरी, नंबर पढ़ना, इन सबको जो है सिखाया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, पेरेंट्स को टीवी पे ही सारी चीज़ें बाल वाटिका शुरू रहेगी। और ई-विद्या चैनल, चैनल नंबर 35 है इसका। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट, दीक्षा 2.0। अब दीक्षा 2.0 इसमें अगर बात करें, एआई बेस्ड अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है। इसके तहत क्या है, क्लाउड कैप्शंस आएँगे, बड़े-बड़े कैप्शन लाउड इसमें बोल सकते हैं। उसके अलावा 12 लैंग्वेजेज़ हैं, क्योंकि मल्टी लिंग्विस्टिक होंगी, अलग-अलग लैंग्वेज में होंगी। अल्टीमेटली एआई बेस्ड सिस्टम के साथ में मल्टी लैंग्वेज डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए लॉन्च किया गया। प्रशांत 2.0, ओडिसी, अभी मैंने रिसेंटली आपको यहाँ पर ओडिसी के बारे में बताया था। ओडिसी क्या है सर? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। क्लियर है? इसके तहत स्वावलंबन कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें स्पेशल नीड्स जो दिव्यांग होते हैं, जो डिसेबली स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्रशांत 2.0 के तहत प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। क्लियर? एक किताब पढ़े अनेक, ठीक है, किताब एक पढ़े यानी, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लॉन्च इसलिए किया गया ताकि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, इसके थ्रू जो भी सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, मतलब जो गरीब तबके से, सोशली तबके से आते हैं, सामाजिक, उन बच्चों को भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से किताबें मिल सकें, टेक्स्ट बुक मिल सकें। मल्टीलैंग्वेज पार्टनर, हिंदी, संस्कृत, ठीक है? ई विद्या पीएम ऐप, वन स्टॉप डिजिटल गेटवे, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर सब एक साथ आके यहाँ पर वर्चुअली काम कर सकते हैं। टीवी, डिजिटल, इस तरीके से सारे काम होंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आईसीसी ने, जिसमें गूगल अभी टाइप किया था, लास्ट क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड श्रीलंका में 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक, 2 नवंबर के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप के अमाउंट को यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया, जो कि 122.5 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है। उसको अल्टीमेटली सरपास किया गया है आईसीसी वर्ल्ड 2023 वर्ल्ड कप के थ्रू, ठीक है? मतलब उनसे भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है। कब-कब, कहाँ-कहाँ पर चीज़ें की गई हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख होंगे, ठीक है? कितने मैचेज़ होंगे, 8 टीम्स हैं, 31 मैच होंगे, इंडिया और श्रीलंका में होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगे, टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, वो वेल्स और इंग्लैंड में होगा 2026 में, ठीक है? समझ में आ गया? कौन-कौन से स्टेडियम्स में ये मैचेज़ आपको देखने को मिलेंगे? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, गुवाहाटी स्टेडियम, असम में, और आपका बीडीसीए स्टेडियम विशाखापट्टनम में, इंदौर होलकर स्टेडियम और श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया एंड
श्रीलंका। कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक इंक्रीज़ किया है? 297% इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। 297% इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बहुत सारे क्रिकेटर्स ने यहाँ पर क्या लिया है भैया? ठीक है, रिटायरमेंट लिया, जिसमें से एक है मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, टी20 से इन्होंने रिटायरमेंट ली। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए, रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल, विराट कोहली, फिर निकोलस पूरन, कार्लोस हेनरी क्लासन, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है? और ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई से, ठीक है? इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, माइकल स्टोइनिस एंड एटसेट्रा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइकल स्टार्क के मिचेल स्टार्क सॉरी, 35 ईयर का करियर है, 65 टोटल टी20 मैच हैं और 79 यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन विकेट टेकर है, 79 विकेट्स हैं। क्लियर है? और कौन-कौन से प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जैसे वरुण आरोन, रिद्धिमान साहा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पीयूष चावला, चेतेश्वर पुजारा एंड अमित मिश्रा आल्सो, ठीक है? तो ये रिसेंटली रिटायर्ड मेंबर्स हैं। इनको आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, फाइनेंसेस को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जा रहा है। कोकोनट पाम, जिसको हम कोकस निम्फेफेरा कहते हैं, 2009 में इसके इंस्टीट्यूट को बनाया गया, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, ठीक है? इसके फाउंडिंग मेंबर कमेमोरेट करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी को। क्लियर है? 2 सितंबर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसी के तहत कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है, ठीक है? और इससे रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे बोर्ड्स भी मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कशन में लाऊँगा। जैसे यहाँ पर बात करी जाए तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन लीडिंग प्रोडक्शन है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑब्वियसली फार्म्स के लाइवलीहुड को एक्सपोर्ट चेन में हेल्प करता है, क्योंकि कोकोनट और बनाना 2 ऐसे प्लांट हैं जिनको रोपा नहीं जाता, जिनको बोया नहीं जाता, जिनकी खेती मतलब अल्टीमेटली जिनको जो नेचुरली उग जाते हैं, ठीक है? एक बनाना केला और एक कोकोनट, ठीक है? इसे इसको अनटच्ड फ्रूट भी कहा जाता है, अनटच्ड फ्रूट, ठीक है? कल्प वृक्ष ट्रेडिशनली, और पूजा के दिनों में और इसका बहुत महत्व भी बढ़ जाता है इन दोनों फ्रूट्स का, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट फाउंडेशन कब किया गया? 1969 में यहाँ पे किया गया है, और इस तरह से चीज़ें हैं। बहुत सारे बोर्ड्स और हेडक्वार्टर रिसेंटली चर्चा में भी हैं। अभी रिसेंटली नेशनल टर्मरिक कोड से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। 2024 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हैं, वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, लेकिन कोकोनट बोर्ड जो है, वो आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टी बोर्ड, कोकोनट बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए तो रिसेंटली आपका मखाना बोर्ड भी यहाँ पर बिहार के किस प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। मखाना, मखाना बोर्ड, ठीक है? चर्चा में है, देखो पूछा जा सकता है, फिर मत बोलिएगा संजय सर आपने बताया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन जो यहाँ पर ये कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि फेम स्कीम के तहत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेम का मतलब है यहाँ पर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पहली चीज़। तो ये है क्या भाई? इसके अंतर्गत अगर बात करें, तो इंडिया में उड़ीसा जो है बहुत लीडिंग इंडिया ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन में निकल रहा है, और 5वां यहाँ पर स्टेट बन चुका है, जो 450 ई बस को यहाँ पर क्या करेगा? इनॉग्रेट करेगा। तो सर इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेट हैं, यस हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात कर लें, तो एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है? सबसे टॉप पे, सॉरी आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर आपको कर्नाटका, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर 5th स्थान पे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो क्यूआर पेमेंट से इसका होगा, और एनसी नेशनल मोबिलिटी कार्ड के तहत इसको जो है प्रमोट किया जाता है। कहने का मतलब जितने भी आपके अ, कॉमन व्हीकल्स हैं या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अंदर। पहले से इसको एप्लीकेशन से आप पेमेंट बुक कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, सोशल बेनिफिट्स होंगे, 23% ग्लोबल कार्बन एमिशंस जो है, ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रांसपोर्टेशन बस से होता है, इसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है? ये सारी बातें हैं। करंटली ई बस को कहाँ चलाया जाएगा? भुवनेश्वर, कटक, उड़ीसा, ठीक है? इसको और सारे अलग स्टेट में एक्सपैंड किया जाएगा, लाइक संबलपुर, झारसुगुड़ा, ठीक है? बहरामपुर, हिंगोल, ये सारी जगह पर इसको जो है फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। किस स्कीम के तहत इसको लाया गया है? तो CRUT स्कीम के तहत इसको लाया गया है। इसको यहाँ पर जानते हैं किस नाम से? कैपिटल रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, ठीक है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसेस कहाँ पर चल रही है करंटली? अगर टोटल इंडिया में अगर आप देख लीजिए, तो 14,329 बसें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक बसें, खास करके इलेक्ट्रिक बसें, ठीक है? फेम 2 के तहत इसको लाया गया। तो फेम 2 के साथ-साथ मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। आई होप, देखो थोड़ा लंबा क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास चली है, ठीक है? बट आई होप बहुत सारी डिटेल्स के साथ आपने चीज़ों को पढ़ा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ के पढ़ा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और देखो यहाँ से क्वेश्चन आए। आई होप यू ऑल एन्जॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करिए जितने क्वेश्चन्स मैंने पूछे हैं, ट्राई किए हैं आपसे, चैनल की दोनों की भागीदारी है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, तो कम से कम अपने एक फ्रेंड्स के साथ में इसको क्या करें, ज़रूर साझा करें। इसी से मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।